हेलो तो बच्चों, कैसे हो? आज का जो चैप्टर है, आज हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं और हम इस 15 अगस्त में ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपको अब पूरे साल वीडियो मिलने वाली है। क्योंकि मैंने आजकल एजुकेशन का हाल देखा, बहुत बुरा हाल है। तो कुछ लोगों को ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, इसमें से आपका चीकू भैया भी है। लेकिन आज के वीडियो में लाए क्या हूं मैं? तो भाई आज है हमारे क्लास 9 का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक केमिस्ट्री का। वो है एटम। चैप्टर का नाम क्या भैया? चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 8, जर्नी इनसाइड द एटम। अब मैं लिखता इसलिए हूं क्योंकि आप भी मेरे साथ लिखो, कि कई बार बच्चा होता है वीडियो देख के रख देता है, मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। बट आप मैं इसलिए सामने लिखता हूं कि आप भी बेटा लिखो, मेरे साथ ही लिखोगे, प्रैक्टिस होगी। जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा ही बेहतरीन होगा, उतना ही बेहतर होगा। चलिए, तो शुरू करते हैं टाइम बिना वेस्ट किए। चलो, सबसे पहले क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, व्हाट इज मैटर। अब मैटर से क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि हम जो सेकेंडरी साइंस में पहुंचे हैं, वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो यही है। मैंने मैटर ही लिख दिया था। व्हाट इज मैटर? क्या होता है मैटर बेटा? तो देखो, मैटर की जो डेफिनेशन कहती है वो है एवरीथिंग इज मैटर। चलो नोटबुक में लिखो, एवरीथिंग इज मैटर विच ऑक्यूपाइज स्पेस। ये अभी तो मैं जो लिख रहा हूं उसको लिखो पहले, फिर मैं बताता हूं। एंड हैज मास। ये कंडीशन है, मैटर होने के लिए कंडीशन है। मैंने इसमें इस लाइन में ये कह दिया कि हर चीज मैटर है, हर चीज, हर एक चीज, हर चीज है ना, हर चीज मैटर है। लेकिन क्या सच में? नहीं। मैंने उसके लिए दो कंडीशन रखे हैं, जो ऑक्यूपाई करता हो स्पेस को, यानी कि इसके पास कोई ना कोई वॉल्यूम होना चाहिए और उसके पास कोई ना कोई मास होना चाहिए। मास मींस अभी ऐसा समझो, इन टर्म्स ऑफ वेट, हम नॉर्मल लैंग्वेज में उसको वेट कहते हैं। तो इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन हो गई जी। पहले तो लिख लो भाई, कंडीशन होनी चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए यानी जगह घेरती हो, एंड मास यानी द्रव्यमान होना चाहिए, हिंदी में द्रव्यमान होना चाहिए। इसको आप अभी वेट समझो। वैसे वेट डायरेक्ट एक फोर्स होता है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। तो अभी वेट जो नॉर्मल हम कहते हैं ना, वेट कितना, इतना 10 kg, एक्चुअली में वो मास है। ठीक है, तो मैटर का तो समझ में आ गया। लेकिन मैटर बना किससे होता है बेटा, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आप भी एजुकेशन के चीकू भैया को सब्सक्राइब कर लो। अब मैं फुल टाइम यही काम करने वाला हूं, आप सभी के जेई वगैरह सबके मैं अब वीडियोस लाने वाला हूं। क्योंकि एजुकेशन रेवोल्यूशन हम ही ला सकते हैं, हम ही जेन जी ला सकते हैं। जेन अल्फा बीटा को, इसको सफर करने की जरूरत नहीं, इतना मजबूत करने की हमें कोशिश है। तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो अपने क्लास के बच्चों के साथ, और साथ ही साथ कमेंट करो कि किस टॉपिक में बनाऊं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप पूरे अपने आप को 100% देने की। तो इस 15 अगस्त में प्रण लेता हूं कि अगले 15 अगस्त तक 1 लाख सब्सक्राइबर तक तो पहुंच जाऊंगा मैं अपनी सारी मेहनतों से। तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है बेटा, व्हाट इज मैटर हो गया, लेकिन व्हाट इट इज मेड अप ऑफ, किससे बना होता है? किससे बना होता है भाई? वो बना होता है एटम से। वो किससे बना होता है? एटम से बना होता है। तो मैं क्या लिखूंगा? मैटर, अरे, आर मेड अप ऑफ, सॉरी, मैटर इज, ग्रामर थोड़ी खराब है भाई, इंग्लिश के लिए क्षमा याचना करूंगा। मैटर इज, थोड़ा पेन नहीं चल रहा सही से, मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। ठीक है, बहुत छोटे से पार्टिकल से बना होता है जिसको हम कहते हैं एटम। तो ध्यान से रखना इस बात को कि मैटर जो बना है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना है जिसको हम कहते हैं एटम। ठीक है, एटम अभी सबसे छोटी चीज है हमारे पास, अभी तक इस स्टोरी में अभी तक एटम सबसे छोटी चीज है। एटम से क्या बन रहा है? यहाँ पर मैटर बन रहा है। जो भी चीज है इस दुनिया में वो सब कुछ एटम से बना हुआ है, हम भी एटम से बने हैं, हर चीज एटम से बना हुआ है। तो एटम बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिससे मैटर बना होता है। लेकिन ये बात हमें कैसे पता चली? तो इसकी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी, और इस हिस्ट्री को जानने में आपको जो मजा आएगा, इसमें जो इंडिया का रोल होगा, तो उसमें तो ऐसा लगेगा कि भाई 18th इंडिपेंडेंस डे कुछ
मजे का है। तो चलो जानते हैं। तो इंडियन हिस्ट्री में इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम इंडियन, चाहे हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पहले हम इंडियन हैं। और इंडियन हिस्ट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें केमिस्ट्री में क्या रोल है, वो रोल सबसे पहले प्ले किया था महर्षि, बहुत सारे बच्चों को तो पता भी चल गया होगा, आचार्य कनाद। ठीक है, महर्षि आचार्य कनाद का बहुत बड़ा रोल है। उनके नाम क्या, तो मैं जी लगाऊंगा, महर्षि आचार्य कनाद जी। और इनको यूरोप में, अमेरिका में बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। एक्चुअली में इन्होंने कुछ ऐसा काम किया था बहुत सालों पहले। अर्ली इंडियन में से एक थे। उन्होंने ये कहा था कि जब हम किसी पदार्थ को, पदार्थ एक हिंदी वर्ड है फॉर मैटर, जब हम किसी पदार्थ को छोटे छोटे पार्टिकल्स में, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में, पीसेस में डिवाइड करें, तो हम एक ऐसे पार्ट में पहुंच जाएंगे। जैसे मान लो ये एक पेपर है, इसको हमने आधा काट दिया, आधा काट दिया, इसका आधा, इसका आधा, इसका आधा, इसका आधा, इसका आधा, फिर उसका आधा, ऐसे करके एक ऐसे स्टेज तक पहुंचेंगे जो इनडिविजिबल होगा, यानी कि जिसको डिवाइड करना नामुमकिन होगा। और इसी नामुमकिन के स्टेज को, जिसको डिवाइड और नहीं किया जा सकता है, उन फिलोसोफर ने इसका नाम रखा परमाणु। परमाणु का मतलब सबसे छोटा अणु, परम का मतलब सबसे ज्यादा, जैसे परम पूज्य, जैसे परमाणु सबसे छोटा अणु, सबसे छोटा कण नाम रखा। तो उसके बाद क्या होता है कि ग्रीक हिस्टोरियंस आते हैं। तब मैं बता रहा था कि ग्रीक फिलोसफर्स ल्यूसिपस और डेमोक्रेटस का क्या रोल था। इन्होंने भी वही बात बता दी। देखो इंडियंस सबसे आगे थे इसमें भी। तो ग्रीक फिलोसफर्स जो थे, नाम याद रखना, आपके एनसीईआरटी के बुक में भी है, ल्यूसिपस और डेमोक्रेटस। स्पेलिंग पे मत जाना, ग्रामर पे मत जाना, भाव भाव इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेमोक्रेटस, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने, वही ग्रीक थे तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज में कहा होगा कि इन्होंने कहा कि मैटर को जब आप डिवाइड करोगे छोटे छोटे मतलब पार्ट्स में, तो आप पहुंचोगे एक ऐसे स्टेज में जो इंडिविजुअल होगा। सुना सुना सा लग रहा है ना, बिल्कुल यही बात हमने पीछे गई थी। और इसी इंडिविजुअल पार्ट का नाम इन्होंने दे दिया, इन्होंने कहा भाई एटॉम। ठीक है, एटमोस वर्ड से ये आया है, जिसका मतलब होता है इंडिविजुअलिटी। एटमोस वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है ग्रीक में इंडिविजुअलिटी। ठीक है, तो हमने फाइनली डिसाइड कर लिया कि क्या भाई, कि जितने भी मैटर बने हैं, जो भी मैटर बना हुआ है, जो भी चीज हमारी मैटर है, वो हिंदी में और इंग्लिश में हमने जो नाम दिया, हिंदी में उसको हमने कहा परमाणु। ठीक है, परमाणु यानी कि सबसे छोटा कण, और इंग्लिश में नाम दिया हमने एटम। यहीं से ये एटम आया है। और अब हम एटम की कहानी सुनेंगे पूरी। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया तो सब्सक्राइब करो। सबसे पहला काम तो यही करो, है ना, छोटे छोटे क्रिएटर को सपोर्ट करना हमारे काम है, खास करके जो एजुकेशन फील्ड में काम करता हूँ। ठीक है, आप सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कुछ नहीं लग रहा, बस आपको थोड़ा सा उनको मोटिवेशन मिल जाती है। तो एटम की स्टोरी में फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है जॉन डाल्टन का। अब जॉन डाल्टन, ये तो जितने भी फिलोसफर्स थे, चाहे वो महर्षि कनाड हो या ल्यूसिपस और डेमोक्रेटस हो, उसके बाद जॉन डाल्टन के पोस्टुलेट्स बहुत काम किए थे। जॉन डाल्टन के, सॉरी, जॉन डाल्टन के आपको पोस्टुलेट्स हमेशा याद रखने हैं, क्योंकि पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो 1800s में जॉन डाल्टन ने फिर से इस एटम के पीछे लगना शुरू किया। ठीक है, ये तो बहुत पुरानी बात थी। उसके बाद जॉन डाल्टन ने 1808 में जो है कुछ अपने पोस्टुलेट्स दिए एटॉमिक थ्योरी के ऊपर। ठीक है, उनकी थ्योरी में क्या क्या पोस्टुलेट्स थे, सबसे पहले हम पोस्टुलेट्स लिखते हैं। ठीक है, हेडिंग डालो बेटा, पोस्टुलेट्स, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पोस्टुलेट, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पोस्टुलेट्स। ठीक है, हम सबसे पहला उन्होंने जो कहा था उस पर ध्यान देते हैं। ऑल मैटर, जितने भी मैटर बने होते हैं ना, जितने भी मैटर बने होते हैं, ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ये वही बात है जो मुझे नहीं लगता समझाना है, बट मैं समझाऊंगा। ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं हम। उसके बाद उन्होंने सेकंड पोस्टुलेट, अभी तो मैं पोस्टुलेट्स लिखवा रहा हूं, फिर बताऊंगा। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन शेप एंड मास। अब मैं वो क्या कहते हैं, पढ़ रीड इसलिए कर रहा हूं कि अगर आप सिर्फ सुन भी रहे हो तो आप इसको
लिख सकते हो, स्क्रीन में देखने की जरूरत भी नहीं होगी। बट डिफरेंट फ्रॉम द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट, फ्रॉम द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। ठीक है, और तीसरा, वैसे तो 6 हैं बट आप पहले इस स्लाइड में 3 के बारे में बता करते हैं, उसके बाद अगले स्लाइड में पढ़ेंगे, और तीनों को मैं इसमें समझा देता हूँ। एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसी को कंजर्वेशन ऑफ मैटर कह सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एटम कह सकते हैं आप, जो भी कंजर्वेशन की थ्योरी है ये। ठीक है, तो ध्यान से देखो, किसने कहा, ये पूरी बातचीत किसकी है, डाल्टन साहब की। तो ये डाल्टन जी का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अब डाल्टन जी का रोल क्या है, देखो, जितने मैटर बने हैं, अरे सीधा चलना भाई, जितने मैटर बने वो किससे बने हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल से बने हैं, जिनका नाम हमने एटम दिया, जो हमने पीछे भी पढ़ा था, जो यहाँ पर ल्यूसिपस ने भी यही बात यहाँ पर कही है। ठीक है, और हमारे महर्षि कनाद ने उसको परमाणु कहा था, और ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस ने भी यही कहा, तो जॉन डाल्टन ने भी यही कहा कि जितना भी चीज है वो एटम है, जो भी मैटर जितना भी बना हुआ है वो एटम से बना हुआ है। ठीक है, एटम जो है सेम एलिमेंट के, सेम एलिमेंट इन सेंस ऑफ कि जैसे मान लो कि आयरन के एटम है, वो बिल्कुल ही सिमिलर होंगे। किस चीज में सिमिलर, सिमिलर के मतलब के जैसा ही होगा, चाहे शेप ले लो, मास ले लो, वो सिमिलर होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होगा, आइडेंटिकल कह सकते हो। लेकिन अगर डिफरेंट एटम उसके लिए, डिफरेंट एलिमेंट के लिए, जैसे कि मान लो किसी का आयरन का ले लिया और किसी का कॉपर का ले लिया, तो उनके एटम्स सेम नहीं होंगे, उनके एटम्स कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, है ना, अलग अलग होंगे। अब इन्होंने कहा है एटम जो है, ना उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही उनको क्रिएट किया जा सकता है, कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये भाई नेचर का रूल है, नेचर का यही रूल है कि ना हम चीजों को बना सकते हैं, ना चीजों को हम बिगाड़ सकते हैं। समझ में आ गई इतनी सी बात। ये 3 पॉइंट्स पोस्टुलेट्स के बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर मैं अगले उसमें कराता हूं स्लाइड में। चलो, तो अब हमें क्या समझना है कि 3 पोस्टुलेट तो हमें समझ में आ गया, अगले 3 पोस्टुलेट्स लिखो। पोस्टुलेट नंबर 4, जो डाल्टन की थ्योरी थी, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, atoms of different elements may combine with each other in a fixed simple whole number ratios। देखो बेटा, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, लेकिन साथ नहीं छोड़ना, पूरा देखना है ना। टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स, क्योंकि मैं आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा, तो ये समझ में आना चाहिए। चलो, पांचवा लिख लो बेटा। पांचवा है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट। मैं सोच रहा हूँ एक डाउट का ना पोर्टल खोलूं, जिसमें आप लोगों के डाउट्स लेना शुरू करूं। कैन कंबाइन मतलब वही एक जीमेल वगैरह, अरे यार, कैन कंबाइन इन मोर देन वन रेशियो। ये थोड़ा हायर क्लासेस के हैं, लेकिन मैं आपको पूरे डिटेल में बता रहा हूँ तो पूरा ही समझा दूंगा। टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स। ठीक है, और 6, 6 है द एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर that can take part सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, मैं फिर आप लोगों को मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कैसे मार्क्स आते हैं। केमिकल रिएक्शन, हाँ जी बेटा, चलो शुरू करें। देखो, क्या कहा गया है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट को ध्यान से देखना, अलग अलग एलिमेंट्स के कंबाइन हो सकते हैं, और क्या बनाते हैं, वो एक कंपाउंड बनाते हैं। और कैसे कंबाइन होते हैं, फिक्स्ड रेशियो में, या सिंपल या होल नंबर के रेशियो में। क्या मतलब, फॉर एग्जांपल, अरे मार्कर ही खुला रहेगा। फॉर एग्जांपल H2O ले लो, H2O में ध्यान से देखो, H और O का रेशियो क्या है,
H यहाँ पर 2 है, O हमारे पास 1 है। ये क्या है? ये एक रेशियो है जिसमें हाइड्रोजन का एटम ऑक्सीजन के एटम के साथ कंबाइन हुआ है, यानी कि इस रिएक्शन में जो H2O बना है, इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम आपस में कंबाइन हुआ है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि एटम्स हैं जो अलग-अलग एलिमेंट्स के, फॉर एग्जांपल यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ ऑक्सीजन कंबाइन हो सकते हैं एक दूसरे के साथ किसी एक फिक्स्ड या होल नंबर या सिंपल रेशियो में और एक कंपाउंड बनाते हैं। सिंपल सी बात थी, समझ में आ गई? वेरी गुड। उसके बाद जो सेम एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, जैसे कि आयरन आयरन ले लो, वो हो सकता है कि अलग अलग फॉर्म उसमें कॉम्बिनेशन बना दे और 2 से ज्यादा कंपाउंड बना दे। कैसे सर, क्या कह रहे हो आप? हाँ जी, सुनो, देखो, H2O बना, कब बना? जब H रेशियो O कितना था? 2:1 था। लेकिन आपको पता है H2O2 भी होता है, पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब ध्यान से देखो, इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है और 2:2 में, तो यहीं से वो पता चलता है कि सेम एलिमेंट्स आपस में कंबाइन जो हो गए, वो सेम एलिमेंट्स ऊपर अलग कंपाउंड बना रहे थे, नीचे लेकिन एक से ज्यादा भी रेशियो हो सकता है, और अलग अलग बार जब कंबाइन होंगे तो अलग अलग रिएक्शन से अलग अलग प्रोडक्ट देंगे। ठीक है। और लास्ट वाली बातचीत में ये कहा गया है कि जो एटम है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मैटर का, वही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। यानी कि केमिकल रिएक्शन की जो डेफिनेशन आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ये क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन और एडजस्टमेंट ऑफ किसको? एटम्स ऑफ सबट्रेट, उन्हीं का रिकॉम्बिनेशन होता है। तो सिंपल सी बात है, आपको 6 के 6 समझ में आ गए होंगे। इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी थे, बाद में बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी निकले, क्योंकि आइसोबार्स आइसोटॉप्स वगैरह आए, लेकिन इन्होंने फाउंडेशन है, ठीक है, इन्होंने फाउंडेशन रखी, इसीलिए ये इतने वैल्यूएबल रिसोर्स थे। चलिए, यहां तक तो समझ में आ गया आप लोगों को। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आप लोगों के साथ वापस लौट आया हूं। ऐसा लग रहा था मैं कहीं लंदन वंदन चला गया था। खैर, अब मैं पूरी सिलेबस कंप्लीट करना ही मेरा गोल है, और इस तरीके से सिलेबस करना कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे नंबर लाएं। तो चलो, अगले एक सेकंड। तो बेटा अगले स्लाइड में चलते हैं। अभी तक हमें ये लग रहा था कि एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। भाई पीछे हमने पोस्टुलेट में भी पढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैंने ही तो पढ़ाया पीछे आपको। इसका मेन रीजन था कि बाद में डिस्कवरीज होती है सब यूनिट्स पार्टिकल, सब यूनिट्स, सॉरी, सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यूनिट्स नहीं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। अब ये कौन से सर? ये 3 है बेटा, ठीक है। एक मैंने अभी स्लाइड रिकॉर्ड की थी, लेकिन वो डिलीट कर दिया क्योंकि मैंने वहां पर गलती से कुछ गलत बता दिया था। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इन चीजों की डिस्कवरी हुई। तब पता चला कि वे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये सारी पार्टिकल्स हैं जो एक एटम के अंदर हैं। लेकिन ये कैसे पता चला? तो सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर से, जैसे मान लो एलिमेंट है, इसमें से एक इनविजिबल एनर्जी बाहर निकलती है ना, इनविजिबल, कुछ भी हीट निकलती है, कुछ बहुत सारे रेडियो एक्टिव ऐसे एलिमेंट है, तो ये जो निकल रही है ना, ये एनर्जी एमिट हो रही है, एमिट हो रही है, यानी कि एनर्जी जो निकल रही है, इस इन ऐसे एलिमेंट्स को कहा जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। यूरेनियम वगैरह नाम सुना है? वही। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की जो इस फिनोमेना को कहा जाता है, उसको कहा जाता है रेडियो एक्टिविटी। इसका बहुत बड़ा रोल है, जैसे एनसीईआरटी में है तो मैंने आपको बता दिया, और ये हायर क्लासेस में बहुत स्पेशली पढ़ाया जाता है। बट हम यहाँ सब एटॉमिक पार्टिकल्स में थे, और जो सबसे पहले डिस्कवरी की थी वो थी इलेक्ट्रॉन की। अब ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किन भाई साहब ने की थी? जे जे थॉमसन, नाम याद रखना, जे जे थॉमसन ने किया था, ठीक है। और जे जे थॉमसन का एक और जो उपलब्धि है, जो फेमस है, उनकी थॉमसन एटॉमिक मॉडल की वजह से, थॉमसन एटॉमिक मॉडल की वजह से, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इन्होंने ही फाउंडेशन रखी थी कि हमें एटम के अंदर झांक के देखना है कि एटम बना कैसे होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, इसको समझते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन की। अब हुआ कैसे था, तो इसके लिए मैं एक रेफरेंस दूंगा यहाँ पर एनसीईआरटी का। रेफरेंस होगा फिगर 8.1 रेफरेंस। अब मैं उसको यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, शायद पेपर में बना लेता अच्छी, बट कंप्यूटर में थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे ड्राइंग करना।
ठीक है, आप उसका रेफरेंस ले लो, क्या कहते हैं, बुक एनसीईआरटी का। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये हाई वोल्टेज है ना बेटा, यहाँ से ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, हाई वोल्टेज सोर्स है। यहाँ पर ये गैस भरा हुआ है और ये वैक्यूम पंप है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो गैस भरा है वो बहुत लो प्रेशर में भरा है। किसमें भरा है? लो प्रेशर में भरा है। ठीक है, ये पॉजिटिव वाले से आया, देखो ध्यान से, तो इसका हम नाम रख देते हैं एनोड। जो एनोड होता है ना, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड किसी से भी बन सकता है, किसी मेटल से भी बन सकता है और कार्बन के ट्यूब से भी बन सकता है, जिस कार्बन के इलेक्ट्रोड से। ये नेगेटिव वाले साइड से आया है, तो इसको हम नाम देते हैं कैथोड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कैथोड नाम। ठीक है, अब ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। अब जब उन्होंने कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जे थॉमसन ने जब इस चीज पे ध्यान दिया, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैसेस एट अ वेरी लो प्रेशर, उन्होंने इस चीज की स्टडी कर रहे थे वो, थ्रू गैसेस एट अ लो प्रेशर, बहुत लो प्रेशर में स्टडी कर रहे थे कि भाई ये, कि बहुत कम प्रेशर में, अगर जैसे मैंने वैक्यूम पंप क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर, ताकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर लो प्रेशर जोन बन जाए, और इसमें क्या कंडक्टिविटी कर रहे थे कि भाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, यानी सर्किट पूरा हो जाता है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कैथोड से ना कोई रे मूव कर रही है, ध्यान से देखो, कोई रे मूव कर रही है एनोड की तरफ। तो उन्होंने इसका नाम रखा कैथोड रेस। ठीक है, इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? कैथोड रेस। जहां समझ नहीं आया वो बता देना, मैं एक बार इस पूरे को वापस से समझा दूंगा। कैथोड रेस नाम रख दिया। अब यही कैथोड रेस पता चला कि इन कैथोड रेस की दो प्रॉपर्टीज थी। अब इसकी एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी थी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी थी, और साथ में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी थी। ठीक है, फील्ड लाइंस भी थी। और इनका जो फील्ड लाइन और इनका जो मास था वो कैसा था? मास मतलब इनका वजन जो था उस टाइम पे नेग्लिजिबल था। अभी मैंने मास बताया कि वजन ही समझो क्या, बट वो होता नहीं है सेम। पहले ही मैं क्लियर कर देता हूँ कि बाद में कहो सर आपने गलत बता दिया। नहीं भाई, आपने गलत बता दिया, नहीं। मास क्या है? नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, और ये हमेशा नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। कैसे चार्ज कैरी करते हैं? नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया भाई? इलेक्ट्रॉन। क्या नाम रख दिया? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की इसीलिए डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन ने। क्या कहा मैंने? जे थॉमसन की पूरी डायग्राम में ये मैंने बनाया है, एक इसका एपरेटस बनाया है, ध्यान से देखो। इसमें ये ग्लास ट्यूब है, ठीक है, यहाँ से वैक्यूम पंप है, वैक्यूम पंप है ये वाला बेटा, ध्यान से देखो, ये वैक्यूम पंप है। यहाँ पर मैंने हाई वोल्टेज लगाया है, हाई वोल्टेज लगाया, करंट देना पड़ेगा ना। ये वैक्यूम है पूरा, ये वाला ध्यान से देखो, यहाँ पर वैक्यूम है, ये वैक्यूम है, लेकिन यहाँ ये वाला थोड़ा सा, ये वाला पार्ट जो है ये वैक्यूम है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो वैक्यूम है, यहाँ से यहाँ तक पूरा वैक्यूम है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से समझना, ये कैथोड है, कैथोड यानी कि नेगेटिव एंड है, और ये पॉजिटिव एंड है जो कि एनोड है। ठीक है, अब जब उन्होंने इस लो प्रेशर जोन से, क्योंकि वो स्टडी किसकी कर रहे थे? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैसेस एट अ लो प्रेशर, तब वो जो इस चीज की स्टडी कर रहे थे, तो जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला तो ये यहाँ पहुंचा होगा। अब वो तो मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन निकला, उस टाइम पे जो निकला था उन्होंने उसका नाम क्या दिया? नेगेटिव चार्ज जो था उसमें, उसका नाम उन्होंने दिया था कैथोड रेस, कि भाई कैथोड रेस निकला है तो वो यहाँ पहुंचा। तो जो कैथोड रेस था उनकी जब स्टडी की उन्होंने, तब पता चला कि इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी है, और ये क्या है इसमें, कि इसका मास जो है वो नेग्लिजिबल है, और ये एक नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसका नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी बेटा? जे थॉमसन ने की थी। और इसके लिए मैं रेफरेंस दे रहा था एनसीईआरटी का फिगर 8.1, जहां पर आपको समझ में आ जाएगा। और भी चीजों की स्टडी हुई इसके साथ साथ इसकी, जैसे जो मैं साइड में स्टार बना के लिख देता हूं, ध्यान से समझना, कि हर एक जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें चार्ज कितना होता है? -1.602 इंटू 10 माइनस सॉरी 10 - 19 कूलम। ठीक है, और इसको कंसिडर करते हैं -1, क्योंकि ये माइनस में, हम इलेक्ट्रॉन को माइनस में करते हैं। तो ये पता चला कि भाई हाँ, कि एक फंडामेंटल और एक यूनिट है हमारे पास, तब पता चला कि हाँ, इलेक्ट्रॉन नाम की भी चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया हो। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो, फिर अगले स्लाइड में चलो मेरे साथ। तो बच्चों यहाँ समझेंगे
थॉमसन का एटॉमिक मॉडल क्या था? थॉमसन भाई साहब क्या दिया था आपने? कौन सी बला बच्चों को पिला दी थी? बच्चे तो बड़ा गुस्से करते हैं थॉमसन, अरे यार थॉमसन जी आप दे के चले गए, पढ़ना हमें पड़ रहा है, गलत भी हो जाएगा। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल हम पहले समझते हैं। ठीक है, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल बहुत सारे नाम से फेमस है, और दो नाम है। एक का नाम है प्लम पुडिंग मॉडल। थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल, ये कोई क्रिसमस केक होता है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। क्रिसमस में मैं क्रिश्चियंस के घर पे खाता हूँ, बट ये क्रिसमस केक होता है कुछ, ऐसे मैंने सुना है। बट बहुत अच्छा रम केक देते हैं, मुझे अच्छा लगता है वो। और दूसरा था वाटरमेलन मॉडल। दोनों में कॉमन चीजें पता ही है कि वही तो मॉडल है, वो तो उसी टाइम पे बताऊंगा ना। तो सबसे पहले इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, थोड़ा रेड कलर से बनाना पड़ेगा, बड़ा सा गोल सा। तो अरे रेड कलर से बोला ना। मजा सा आ गया, बचपना याद आ गया। पता है हम जब कंप्यूटर क्लास में जाते थे, एक ही चीज कराते थे, एम एस पेंट। तो ये अपना उसकी कलाबाजी से हमने सीखा हुआ, ये हो गया। हाँ ठीक है, प्रॉपर। उसके अलावा हमें इसमें देने हैं, क्या देने हैं भाई? कलर चूज करता ना, कलर नहीं। एक, दो, तीन, डायग्राम बना लो बेटा। और इसमें मैं रेफरेंस भी दे देता हूँ, क्योंकि मेरी तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी सी लग रही है मुझे। इसके लिए रेफरेंस है NCERT डायग्राम 8.2, पेज नंबर 142। ठीक है, अब यह ध्यान से देखो, इस पे कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज है। उन्होंने क्या कहा, जे थॉमसन ने जब वो निकाल लिया कि हाँ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली, तब उन्होंने अपना एटॉमिक थ्योरी दिया। और उन्होंने अपने एटॉमिक थ्योरी में क्या कहा? उन्होंने कहा, एटॉमिक थ्योरी के उनके पोस्टुलेट्स लिख लो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा था कि जो एक एटम है, सबसे पहली चीज तो उन्होंने ये कहा कि जो एक एटम है वो स्फेयर है। द एटम टू बी अ स्फेयर पॉजिटिव चार्ज, एटम टू बी अ स्फेयर पॉजिटिव चार्ज, जैसे आपको लाल सा पार्ट दिख रहा है, वो क्या है? एक एटम है, और इसमें वो पूरा पॉजिटिव बना हुआ है, वो मैं समझाऊंगा अभी। विथ इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इट, विथ इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इट। ठीक है, ये बात कही थी। क्या मतलब सर? बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। तो उन्होंने ये कहा कि भाई साहब जो एटम है वो कैसा होगा? स्फेयर जैसे, मतलब ये मैंने गोल सा बनाया ना, ये स्फेयर बनाया मैंने। ध्यान से देखो, ये एक स्फेयर है, ये क्या है? ये एटम है, किसके हिसाब से? थॉमसन के हिसाब से एक एटम है। और इसमें इलेक्ट्रॉन, ये जो रेड वाला पार्ट है, ये क्या है? पॉजिटिव स्फेयर। इन्होंने कहा कि ये रेड वाला पार्ट जो भी है, ये पॉजिटिव स्फेयर है ना। और जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स में मार्क कर दूं, ये वो रेड हो जा रहा है क्योंकि येलो से मिक्स हो गया, बट ध्यान से देख लो, ये वाले। ठीक है, ये वाले। तो इन्होंने कहा कि भाई इसमें इलेक्ट्रॉन जो है धसे हुए हैं। अब इसको आप किससे रिलेट कर सकते हैं? प्लम पुडिंग से, क्योंकि प्लम प्लम पुडिंग में क्या होता है, ये क्रिसमस का केक जो होता है, उसमें जो वो होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो ड्राई फ्रूट्स अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा वाटरमेलन से, आपको तो वाटरमेलन देखा होगा कि कैसे वाटरमेलन में वही जैसे सीड्स अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और रेड वाला जो एडिबल पार्ट है। तो उन्होंने इसीलिए इसको कहा था। और इन्होंने सेकंड चीज की थी कि एटम्स पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज ऑलवेज बैलेंस्ड, यानी कि जो इनका पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है, हमेशा बैलेंस्ड रहता है। अब ये कहने का मेन रीजन ये था, इसी से हमें पता चलता है उसकी स्टेबिलिटी का, है ना। स्टेबिलिटी कब होती है? जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं। स्टेबिलिटी का भी दे दिया, बहुत बढ़िया लोगों को मजा आ गया भाई, पता चल गया कि एटम क्या होता है। कि एटॉमिक थ्योरी दी, एटॉमिक थ्योरी में कहा कि एटम क्या है? एक स्फेयर है, जो पॉजिटिव चार्ज का स्फेयर है। उसके बाद उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है उसमें
वो पूरे पॉजिटिव चार्ज में। उसके बाद क्या होगा, एटम जो है जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और जितना नेगेटिव चार्ज होता है वो बैलेंस होता है। इससे हमें स्टेबिलिटी का पता चल गया। बढ़िया जी बढ़िया, बिल्कुल लोगों को पता चल गया। भाई साहब बहुत बढ़िया है। इनको भाई बहुत सारे साइंटिस्ट को इन्होंने इंस्पायर किया कि एटम एटम के बारे में पढ़ो, और इनको नोबेल प्राइज भी मिल गया फिजिक्स में 1906 में। ठीक है, नोबेल प्राइज भी मिल गया थॉमसन को 1906 में। 19, अब इसी में लिख देता हूँ, 06 में। किसमें? फिजिक्स में। भाई साहब काम ही ऐसा करा, नोबेल प्राइज दो यार। कितनी सारी डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन ढूंढ दिया, फेमस हो गए हैं कैम्ब्रिज वगैरह में, नाम है भाई का। लेकिन कहानी में एक मोड़ मोड़ आता है। कहते हैं ना कि हर एक स्टोरी में एक विलन होता है मतलब वो विलन तो नहीं कह सकते आप, लेकिन उन्होंने इस चीज को कहा कि अरे थॉमसन जी आप कह के चले गए, हम मान लेंगे। तो उस टाइम पे आए ई रदरफोर्ड। ठीक है, इन भाई साहब का भी नाम रखना याद। ये जो है आज हम जो मानते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनका भी बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसा नहीं कि इन्होंने थॉमसन को सिर्फ गलत साबित किया, उसमें बहुत सुधार भी किए। थॉमसन में बहुत गलतियां निकाली उन्होंने और अपने को सुधार किया, लेकिन थॉमसन कोई गलत नहीं था। हम यहाँ गलत इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने फाउंडेशन रखी उस चीज की बेटा। ठीक है, फाउंडेशन रखी, उसके बाद ये धीरे धीरे सही हुआ ना। धीरे धीरे करके सही हुआ, उसमें मॉडिफिकेशन हुई। पहले सेल फोन कैसे आते थे, टेलीफोन, टेलीफोन से सेल फोन हुआ, सेल फोन से बाद में एंड्रॉइड। आज देखो कितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है, कैसे कैसे फोन आ रहे हैं। तो ई रदरफोर्ड जो है उनमें से एक व्यक्ति थे जो 1911 में अपने दो स्टूडेंट के साथ, जो गीगर और मार्सडेन थे उनके साथ, गीगर एंड मार्सडेन के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि भाई हमें पता तो चले कि थॉमसन का मॉडल जो है वो सही है या नहीं है। वो थॉमसन के मॉडल को चेक करना चाहते थे। तो अगले स्लाइड में हम भी चेक करते हैं। तो थॉमसन का मॉडल चेक करने के लिए यहाँ पर टेस्टिंग चल रही थी थॉमसन के मॉडल की। कौन कर रहा था भाई? रदरफोर्ड कर रहा था। टेस्टिंग थॉमसन्स मॉडल। ये काम कर रहे थे हमारे ई रदरफोर्ड अपने दो स्टूडेंट के साथ। तो रदरफोर्ड यहाँ पर जानना चाहते थे क्या भाई जो थॉमसन कह के गए हैं, या थॉमसन ने जो कहा है वो सही है। तो उन्होंने उसके लिए क्या किया कि उन्होंने गोल्ड गोल्ड लिया। देखो पहले ना मुझे उसके लिए बैकग्राउंड थोड़ा येलो किस पे दिखेगा, रेड पे, लाइट पे कलर पे दिखेगा थोड़ा सा ना मुझे उसके लिए। ये ब्लैक सा चल गया, एक सेकंड एक सेकंड। तब तक सब्सक्राइब करके आओ यार। लाइट नेवी, स्काई ब्लू पे चल सकता है ना? हाँ, मजा आ गया ये। कुछ कुछ पुचू करने में मजा आता है। जेनजी लोगों को तो कुछ पुचू पता ही होगा। चलो देखता हूँ, येलो चल रहा है। अरे देखना, ये इसको भी मिटा, हाँ जी येलो। अरे ग्रीन हो गया भाई ये। चलो छोड़ो, मैं इरेज ही कर देता हूँ इसको, नॉर्मली ठीक था। मैं दूसरे रेड से दिखा देता हूँ। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले गोल्ड फॉयल लिया। इसको गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। बड़ा बड़ा बन रहा है थोड़ा। थोड़ा ड्रॉ वगैरह मत करना कि मैं समझाना चाहता हूँ इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ। बट आपको माइंड में याद रखना है, आप चाहो तो ड्रॉ कर सकते चाहो तो। ठीक है, पुरानी एनसीईआरटी में भी था, मजे का था ये वाला चैप्टर, तो सबको ही बच्चों को पसंद ही होता है। ठीक है, ये गोल्ड फॉयल है। बहुत पतला गोल्ड फॉयल लिया था। ये क्या है? गोल्ड फॉयल। जैसे सिल्वर फॉयल आपके खाने लपेटने में होता है, ये गोल्ड फॉयल होता है हमारी जिंदगी लपेटने में, इतनी महंगी। ठीक है, लगभग इसकी थिकनेस 2000 एटम के बराबर की थी। अब उन्होंने क्या करा, इधर लगाया एक स्क्रीन। स्क्रीन है, ठीक है, स्क्रीन है और इसके लिए फिगर का रेफरेंस है 8.4। अब भाई सबका न्यूक्लियस भी बना देता हूँ मैं। आ, मुझे लग रहा है पेंटिंग करने में पेंटर ही बन जाता मैं। कितनी बढ़िया बनाता हूँ ना ड्राइंग। कल मैं रात को मतलब शूट कर रहा था, बट बहुत ज्यादा हिचकियां आने लगी तो मैंने छोड़ दिया। अब यहाँ पर से हमने अल्फा पार्टिकल्स को भेजना है। अल्फा पार्टिकल्स को हम डार्क ब्लू से भेजते हैं। ओके, चला गया सीधा सीधा। थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं इसको, मतलब अब मैं इतना परफेक्ट नहीं बना सकता, ज्यादातर सीधी ही जा रही है।
एक आध मुझे जानबूझ के ये भी चली जा भाई सीधी जब जा रहा है। एक यहाँ से लगा के मैं थोड़ा टेढ़ा कर देता हूँ, हाँ ऐसे इधर उधर कर देता है। और एक तो यहाँ से आके यहाँ निकल गई, और एक तो यहाँ से आके वापस रिट्रेस कर लिया हमने। क्यों मैं ये क्यों करवा रहा हूँ, और ये लाइन्स है क्या? तो सबसे पहली चीज तो इन लाइन्स का नाम याद रखना। कहाँ है मेरा रिट्रेस? ये है अल्फा पार्टिकल्स। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि अल्फा पार्टिकल्स होते क्या है। ये He2+ होते हैं, जिसमें हीलियम का ये वो वाला आयन है जिसमें इसमें एक भी प्रोटॉन नहीं है, सॉरी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, दोनों इलेक्ट्रॉन को हटा दिया तो He2+ यहाँ पर है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स है जिसका मास 4 यूनिट है। ठीक है, 4 यूनिफाइड मास इतना है। अब उन्होंने ये करा क्यों था? उनको ये था कि अगर थॉमसन का मॉडल सही है तो ज्यादातर जो है अल्फा पार्टिकल्स जो हमने यहाँ से पास किया है वो कैसे चली जानी चाहिए थी, सीधी सीधी चली जानी चाहिए थी। उनको ये लगा था कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स है वो सीधी सीधी चली जानी चाहिए थी, और कुछ एक आध डिफ्लेक्ट होंगी तो होंगी। लेकिन ये जो इनका रिजल्ट आया बिल्कुल ही अलग रिजल्ट आया। किस तरीके से? बहुत सारी चीजें बहुत सारी लाइंस देखो ध्यान से, 1 2 3, मतलब मेरे हाथ से टेढ़ी बनी है वो अलग बात, 4 5 लाइन तो सीधी बन गई। तो इससे ये पता चला कि भाई 5 लाइन सीधी बन गई, यानी कि एटम अंदर से कैसा है, एम्प्टी है, खाली है, पूरा का पूरा खाली है। इससे ये पता चला, ठीक है, एटम अंदर से खाली है। उसके बाद उसने देखा भाई, ये देख रहे हैं ये वाली जो मैं थोड़ा हाईलाइट करूं, येलो हाईलाइट बहुत अच्छा करता है ये वाला, ये जो यहाँ से इधर की तरफ जा रहा है, हाँ ये वाला जो फर्स्ट के ऊपर वाली लाइन। इससे ये पता चला कि यार कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से वो ना वो डिफ्लेक्ट हो गया इतना। अब उसने इससे ये डिराइव किया कि जो मास है पूरे एटम का, जो मास है और जो वॉल्यूम है, मास और वॉल्यूम जो है एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, डेंसली कॉन्सेंट्रेटेड है। वो तो इस वाले में तो पता भी चल गया कि किस में कॉन्सेंट्रेटेड है। ये वाला जो ध्यान से देखो, ये वाला रेड वाला, यहाँ पर जो 180 डिग्री हो गया था, ये मतलब 12,000 अगर रेज भेजे थे ना, अगर ऐसा समझो कि 12,000 रेज भेजे थे, तो उसमें से एक रे ऐसा हुआ था जो टकरा के एग्जैक्टली वापस आ गया। तो इससे ये पता चला कि भाई वो ना अंदर यहाँ पर बीच में कुछ तो ऐसा लोचा है, यहाँ पर कुछ तो ऐसा लोचा है जिसकी वजह से वो वापस आ गए। तो इस एक्सपेरिमेंट का नाम था स्कैटरिंग, अल्फा रे स्कैटरिंग इफेक्ट। अल्फा रे, क्योंकि यहाँ पर हम भेज क्या रहे, अल्फा पार्टिकल, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। अब आप लोगों को ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। इसमें ये गोल्ड फॉइल लिया, गोल्ड फॉइल क्योंकि सबसे पतला होता है। कई बार पूछते क्यों ले लिया भाई, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पतला हो सकता है, सबसे ज्यादा डक्टाइल है, इसलिए सबसे ज्यादा लिया था। और 2000 एटम की थिकनेस थी, और यहाँ से जब पास किया तो ज्यादातर तो सीधी सीधी निकल गई। तो इसका मतलब ज्यादातर जो स्पेस है एटम के अंदर वो खाली है। और उन्होंने कुछ कुछ होते हैं छोटे मोटे डिफ्लेक्शन के साथ ये पता चला कि भाई कॉन्सेंट्रेटेड है, मास और वॉल्यूम एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है। और जब 12,000 में से एक रे पार्टिकल, तो बिल्कुल रे जो है वो बिल्कुल ही अपने पाथ को रिट्रेस कर लेता, तो इसका मतलब भाई उसका उन्होंने नाम रख दिया न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी की थी वो थॉमसन ने की थी। थॉमसन ने इससे बहुत सारे ऑब्जर्वेशन से उन्होंने कंक्लूजन निकाला। तो हेडिंग में हमारा रहेगा रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, ये तो देखना चाहते थे कि उन्होंने सही करा था या नहीं करा था, इन्होंने अपना एक मॉडल दे दिया ऑफ एन एटम। आपने ये वाली पिक्चर तो देखी होगी, मतलब ये वाली ऐसे 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 ऐसे, ये पता नहीं किसी कॉमिक्स में, मैं बहुत पहले मेरे भाई बड़े भाई की कॉमिक्स होती थी ना, तब मैं ये देखता था, किसी सुपर हीरो के सीने में लगा होता था। खैर उन्होंने ही ये दिया था। अब ये क्या है मैं बताऊंगा आपको, देखा होगा आप लोगों ने ये। ठीक है, अब उन्होंने रदरफोर्ड के जो एक्सपेरिमेंट था, तो उन्होंने एक तो बात कही, जो सबसे पहली बात कही थी वो नोट करना, कि पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम, जो मैंने पीछे भी बताया था, तो पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम, और मैं लिखवाता किस लिए हूं मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि आप भी साथ में लिखोगे, इज नॉट स्प्रेड थ्रू आउट, जैसे उसने कहा था,
जो जे जे थॉमसन ने, कि पूरे में फैला हुआ है, कि इन्होंने कह दिया कि चार्ज जो है वो एटम का स्प्रेड नहीं है थ्रू आउट, बट कॉन्सेंट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, क्या मतलब है इसका? तो उन्होंने ये साफ कह दिया कि जो पॉजिटिव चार्ज, अरे यार कुछ और, कि जो पॉजिटिव चार्ज है, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है एटम में, वो पूरी तरीके से स्प्रेड नहीं है, जैसे हमने प्लम पुडिंग या फिर वाटरमेलन मॉडल में कहा था, लेकिन वो एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड है, बहुत छोटे से रीजन पे कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसको कहा जाता है न्यूक्लियस। आपको पता है कितना होता है न्यूक्लियस? आप ये समझो कि न्यूक्लियस का जो साइज होता है, अगर आप एक क्रिकेट बॉल मान लो, इसे ये क्रिकेट बॉल है, जो कॉस्को वगैरह की बॉल आती है, वो अगर न्यूक्लियस है तो आसपास का जो 5 किलोमीटर का रेडियस, उतना बड़ा एक एटम। समझ रहे हो कितना बड़ा साइज का एटम होता है मतलब, और कितना ही छोटा होता होगा रेडियस। ये बात तो उन्होंने कह दी कि न्यूक्लियस है। उनके बाद उन्होंने अपने थ्योरी में जो सबसे पहली चीज बताई, जो मैं आपको पीछे भी बता चुका हूं, मोस्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी स्पेस। क्यों भाई? क्यों आपको पता है ना क्यों? क्योंकि ज्यादातर पार्टिकल जो है बिना डिफ्लेक्शन के ही पास हो गए थे। दूसरी चीज उन्होंने कहा, द न्यूक्लियस इज डेंस। न्यूक्लियस इज डेंस, जहां पर पूरा पॉजिटिव चार्ज वहीं कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और पूरा मास भी वहीं कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने कहा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल, ये देखो जो बीच में, ये जो है ना बीच में जो मैंने बनाया है शक्तिमान का, ये बीच में न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। और इसको किससे रिलेट करा है, किस तरीके से? प्लेनेटरी मोशन से। ठीक है, प्लैनेट्स जैसे हमारे सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये जो भाई साहब, जो अंदर वो है ना न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इसीलिए इनका जो ये फेमस हुआ था, इसीलिए इनको कहा जाता है प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, ये इन्होंने दे दिया, मॉडल ऑफ एटम। तो इन्होंने सेकंड फाउंडेशन रखी। ये बात हो गया कि भाई पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, अंदर है। ठीक है, ये सारी बात हो गई, बहुत बढ़िया काम करा इन्होंने भी। इनके लिए भी काबिल दो भाई, इनको भी नोबेल वोबेल दो। दिया या नहीं दिया? जी बिल्कुल, नोबेल तो इन लोगों के पास खुद चल के आता था। ठीक है, तो इन्होंने ये काम किया था। अब इसमें आपको मैं एक थोड़ा सा फैक्ट बता दूं, कि एक एटम जो होता है वो बहुत छोटा होता है, और जो न्यूक्लियस होता है उस वो तो और छोटा होता है। पता है कितना? न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है वो अबाउट होता है 10⁻⁻15 मीटर, यानी कि ऐसा कुछ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इतना मीटर, एटम से भी छोटा। तो बहुत बड़ी बात है ये तो भला हो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, जो आज के टाइम पे हम ये सारी चीजें कर पाते हैं। ठीक है, रदरफोर्ड का मॉडल बहुत अच्छा था। किससे? थॉमसन से। बढ़िया काम भी करा इन्होंने। तो ये वैसे न्यूजीलैंड के रहने वाले थे, और इन्होंने जे जे थॉमसन के साथ काम भी किया था, और वो इनको बाद में फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। नोबेल प्राइज इन्होंने भी जीता था केमिस्ट्री में 1911 में, जब इन्होंने न्यूक्लियर मॉडल दिया था। ठीक है, और बहुत बहुत मतलब अच्छा काम किया इन्होंने, कोई बहुत आला दर्जे का काम किया था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो, इंसान कितना ही परफेक्ट हो, दैट्स डजंट मैटर। आप में कमियां भगवान ने खुद बना के दी है। ठीक है, समझ रहे हो ना? आपके अंदर
कमियां बना के दी है। कितना प्यारा लग रहा था रदरफोर्ड का मॉडल, सब कुछ। हाँ, इसने भी कहा भाई जितने प्रोटॉन होंगे, मतलब पॉजिटिव जितना है उतना ही नेगेटिव है। इसने भी कहा बैलेंस्ड है। बढ़िया, क्या दिक्कत है जी? बिल्कुल कुछ भी दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन क्या कहते हैं कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, तो ये रदरफोर्ड एक्सेप्शन थोड़े ना है। रदरफोर्ड की भी चीजों में कमियां निकली, और वो हम पढ़ेंगे अब अगली स्लाइड में। 20 स्लाइड में अपने को करना है कि क्या ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड के, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड। तो देखो जी, हर चीज में कमियां हैं, और उसमें रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में भी कमी थी। ठीक है, रदरफोर्ड का जो ये एक्सपेरिमेंट था, उनका नाम प्लानिटरी सिस्टम था। और ये प्लानिटरी सिस्टम मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इसको समझना। लेट्स से कि जैसे उसने कहा कि ये न्यूक्लियस है, अब इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ घूमते हैं, ऐसे गोल गोल घूमते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल गोल घूमेगा। तो जो और बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हम तुम्हारी इस बात को मान लेते हैं। लेकिन जब ये गोल गोल घूम रहा है, मान लो कि ये गोल गोल घूम रहा है, तो ये क्या कर रहा है, हर एक पॉइंट पे अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। हर एक पॉइंट पे अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। और जब डायरेक्शन चेंज होता है, जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है हर पॉइंट पे, यानी कि हर एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन हो रहा है। और एक्सेलरेशन हो रहा है, इसका मतलब यहां से ये एनर्जी लॉस कर रहा है, एनर्जी एमिट कर रहा है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो गोल गोल घूम रहा है, ये यहाँ पर अपनी एनर्जी को लॉस कर रहा है। तो ऐसे एनर्जी लॉस करते 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 तो इसको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्या बात है भाई, क्या स्टेबिलिटी का मेन रीजन क्या है? तो उसके बाद जो यहाँ रदरफोर्ड के पास इसका आंसर नहीं था। तो ये इसकी एक लिमिटेशन रह गई रदरफोर्ड की। लेकिन इन्होंने जो नींव फाउंडेशन रखी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रही। तो डिस्कवरी जो की थी प्रोटॉन की, वो रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने अपना सिस्टम, जो प्लेनेटरी मोशन था, सॉरी, प्लेनेटरी सिस्टम को जो थ्योरी दिया था एटॉमिक, उसके साथ रदरफोर्ड ने डिस्कवरी भी किया था। ये ऐसा डाला, रदरफोर्ड ने डिस्कवरी भी किया था प्रोटॉन्स की, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी भी की थी। अब ये था कि रदरफोर्ड ने अपने एक पोस्टुलेट में या फिर अपने ऑब्जर्वेशन में ये कहा था कि भाई साहब, कि प्रोटॉन जो है वो हमेशा सेंटर में रहता है, यानी पॉजिटिव चार्ज, उन्होंने प्रोटॉन नहीं कहा था, उन्होंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेंटर में रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके चारों तरफ ऑर्बिट में घूमता है। ये बात हुई थी, जैसे सिंपल प्लैनेट्स घूमते हैं। तो प्रोटॉन की जो डिस्कवरी थी कि हाँ भाई, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ है, अब पूरा सेंट्रलाइज्ड है न्यूक्लियस में। और इसका नाम इन्होंने रखा कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसका नाम होगा प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन की डिस्कवरी इस टाइम पे हुई थी। और इन्होंने स्टेबिलिटी भी बताई थी अपने उस पे। इस वाले में जो ड्रॉबैक की बात कर रहा हूँ, इससे वो स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे, लेकिन उन्होंने अपनी स्टेबिलिटी बताई थी कि एक जो एटम होता है, एक एटम होता है ग्राउंड स्टेट में, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जितने ही प्रोटॉन होंगे, जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे, उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल जो होगा वो स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, स्टेबलाइज हो जाएगा। और मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब ऐसा कि हम जो है कि अभी के थ्योरी के हिसाब से, अभी के साइंस के हिसाब से, हम इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिट में से निकाल सकते हैं बाय गेनिंग इट्स एनर्जी, जिसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसको हम आयंस में चेंज कर सकते हैं। तो उस पे ही मैंने ये कहा है कि भाई वो ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट यानी कि जिसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर रहे, जितने एक्चुअल में नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते। तो इससे ये स्टेबिलिटी हो जाती थी। अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, चलिए अगले स्लाइड में समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक सोडियम एलिमेंट लेते हैं, तो सोडियम हमारे इसमें आता है 11th नंबर पे। 11th आता है एटॉमिक नंबर उसका। अब क्या है, कैसे एटॉमिक नंबर वगैरह होता है, सब पे बहुत टोटली डिस्कशन होगा। तो ये जो है, ये सोडियम का न्यूक्लियस है। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है,
और ये 8 इलेक्ट्रॉन है। सारा डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ जाएगा, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं। 4 5 6 7 एक 8 दे देता हूँ और ये 11 12 कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है उसको समझेंगे। तो ये अपने पास 12 इलेक्ट्रॉन है। कहाँ कहाँ है देखो, दो सबसे अंदर वाले ऑर्बिट में, 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11, तो इन टोटल 11 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये जो सेंटर में आपको प्रोटॉन दिख रहा है ना, सॉरी न्यूक्लियस दिख रहा है ना, इसमें भी 11 प्रोटॉन होगा। तो 11 प्रोटॉन की वजह से +11 -11 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, यानी कि इसमें से कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकाला नहीं गया, और ये रूल है कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। सिंपल सी बात है, पूरी बात समझ में आ गई होगी। सब्सक्राइब कर दीजिए। अब इस चीज को कि भाई जो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक था, जो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक था उसको सुधारने का जो काम किया था वो किया था नील बोर ने। बोर्स एटॉमिक थ्योरी आती है, ठीक है, बोर्स एटॉमिक थ्योरी आती है, बोर्स थ्योरी। तो पहले बोर्स थ्योरी से पहले मैं आपको एक सिंपल सी चीज शुरू करता हूँ कि सबसे पहले जो थ्योरी आई थी, मैं अगली स्लाइड में बोर्स थ्योरी बताऊंगा, बट मैं बता रहा हूँ कहाँ से शुरू हुई थी। आचार्य कनाद से शुरू हुई, जो एक फिलोसफर थे, उन्होंने बताया, कनाड, ठीक है। उसके बाद ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस, इन्होंने आगे की बात करी, जो ग्रीक फिलोसफर थे। फिर आते हैं सर जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी पूरी। उसके बाद बहुत शुरुआत कह सकते हैं जे जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने किया। उसके बाद रदरफोर्ड उस पर डिस्कवर करने के लिए बैठे, तो रदरफोर्ड ने भी कर दिया। और अब हम जो स्टेज में पहुंचे हैं वो है बोर्स, नील बोर की। ऐसा नहीं है कि बोर बिल्कुल सही बता देंगे, बोर में भी गलतियां होंगी, ठीक है। और बोर के बाद भी हमारे पास और थ्योरी आई, और थ्योरी आई, और आज तक हमारे पास एक्चुअल में नहीं। बोर के बाद क्वांटम मैकेनिक्स आया, वो भी ठीक नहीं, और आज भी डिस्कवरी हो रही है। हर चीज में ड्रॉबैक है। तो लाइफ में जो नेचर है ये यही है कि हर चीज में ड्रॉबैक्स होंगे, कमियां होंगी, उनसे हारना नहीं है अपने को, ठीक है। तो चलो अगले स्लाइड में बोर की थ्योरी को समझते हैं। तो बेटा हेडिंग डालो, बोर्स मॉडल ऑफ द एटम। बोर्स मॉडल ऑफ द एटम, ये हमारे पास है बोर का मॉडल, जिसको समझेंगे। बोर जो है, नील बोर जो है, वो अपने इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं। वैसे बहुत सारी हैं, सबसे पहले जो हम लिखेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो खत्म करती हैं किस चीज को, रदरफोर्ड के ड्रॉबैक को। इलेक्ट्रॉन्स, ई माइनस से डिनोट कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मूव रैंडमली, उन्होंने ये कहा। चलो लिख लो मेरे साथ, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मूव रैंडमली अराउंड the nucleus but follow fixed circular path called st- stationary orbits, sorry, stationary states, orbits or shells। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मैं अब थोड़ा ब्लू से लिख रहा हूं, इन ईच शेल an electron has a definite amount of energy, an electron has a definite amount of energy, so these shells are
These shells are also called energy levels. चलो समझते हैं इस बात को। जो इसमें नहीं बताया मैं वो भी बताऊंगा। सबसे पहले चीज तो उन्होंने ये कहा, मैं हाईलाइट करता हूं, कि इलेक्ट्रॉन्स कोई ऐसे रैंडमली मोशन नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स कोई रैंडम मोशन नहीं कर रहे हैं हमारे, कि न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे ही घूम रहे हैं। वो एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहे हैं, जिसको हमने नाम दिया है स्टेशनरी स्टेट, ऑर्बिट या फिर शेल। ये तो बेसिक सी बात हो गई कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन्स किसी एक फिक्स्ड पाथ में घूम रहे हैं एंड दैट फिक्स्ड पाथ इज स्टेशनरी स्टेट, ऑर्बिट और शेल। ठीक है। और हर एक शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हर एक शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। एन इलेक्ट्रॉन हैज अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसके वजह से हम इनको कहते हैं एनर्जी लेवल। लेकिन इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है, चलो इसको समझते हैं कि भाई देखो, ये जैसे न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, देखो पीले से तो दिखेगा नहीं, ये न्यूक्लियस है। ठीक है। और लेट से कि इसके चारों तरफ एक ये फिक्स्ड पाथ है, ये वाला सर्कुलर वाला। यहाँ पर हमारा एक इलेक्ट्रॉन घूमेगा। लेट्स में इसको ऐसे स्टार जैसा बना दे, ये बन गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन घूमेगा। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा इसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो एक पर्टिकुलर अपने ही ऑर्बिट में घूमेगा। तो जब अपने ऑर्बिट में घूमेगा तो इसके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, कोई फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। अगर वो अपने ऑर्बिट में घूमा तो उसमें कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा। तो यही जो है ड्रॉबैक रदरफोर्ड का था, कि वो बता नहीं पाया था कि अपने ही ऑर्बिट में घूमने से कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता, जो बोर के मॉडल में साफ साफ था और ये एक्सेप्टेबल था। अब जो शेल्स थे उनको उन्होंने कहा कि भाई ये जो शेल्स हैं इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे के एल एम एन, और भी थे बट के एल एम एन से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसमें एन होगा 1 2 3 4। अगर मैं ये न्यूक्लियस लूं, इसके एक ऑर्बिट, दो ऑर्बिट, तीन ऑर्बिट, तो ये हो गया के एल एम, पहला ऑर्बिट के, दूसरा एल, तीसरा एम, वैसे ही फोर्थ जो होता है वो एन होता है। तो जो इसमें जो है इंपॉर्टेंट, कि इसने ये कहा कि जो पहला एनर्जी लेवल है, यानी कि के जो 1 है, जो पहला हमारा एनर्जी लेवल है के जो 1 है, इसमें आपका ध्यान से देखो के 1 है, तो ये जो के 1 है वो बिल्कुल क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस है, सबसे कम रेडियस है। फिर इसके बाद इसके साथ है, फिर इसके बाद इसके साथ है। तो सबसे कम रेडियस होने की वजह से सबसे क्लोजेस्ट है, जिसके वजह से सबसे लीस्ट एनर्जी होती है। ठीक है। लीस्ट एनर्जी होती है, सबसे कम एनर्जी के में होती है। ठीक है। अब जैसे जैसे आप बढ़ोगे वैसे वैसे एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाएगा, या फिर एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा जैसे जैसे आप बढ़ोगे। 1 में सबसे कम, 2 में उससे ज्यादा, फिर ऐसे यानी कि मैं अगर लिखूं के में सबसे कम, फिर एल में, फिर एम में, फिर एन में सबसे ज्यादा हो जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर घूम रहा था, ध्यान से देखो उस इलेक्ट्रॉन पे फिर से निगाहें डालो। तो जो यहाँ पर घूम रहा था इलेक्ट्रॉन, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा था, एक्चुअली में ये जो है एनर्जी गेन भी कर सकता है। ठीक है। एनर्जी गेन कर सकता है, और एनर्जी जो गेन करता है उसको कहा जाता है एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसके पास मैंने क्या लिखा था कि सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा उस ऑर्बिट में, लेकिन अब इसने एनर्जी गेन कर ली, तो ये एक्साइटेड मोड होके वो अलग ऑर्बिट में चला जाएगा। वहां पर वो रिवॉल्व होगा और अपनी एनर्जी को अब रेडिएट करेगा, यानी कि अपनी एनर्जी उतनी ही होल्ड कर सकता है जिसको इतना अलाउंस है। उसके बाद रेडिएट करते हुए वापस अपने ही शेल में वापस आ जाएगा। और हर एक शेल, चाहे के हो, एल हो, एम हो या एन हो, हर एक शेल के पास एक फिक्स नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन रखने की परमिशन होती है, फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखने की परमिशन होती है। अब उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है उस पे काम करते हैं। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हम रख सकते हैं उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है 2n²। अब n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। फॉर एग्जांपल k l m n। k का जो n है वो 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है। अब इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अपने को यहाँ पर 2n² फॉर्मूला होता है। अब 2, तो यहाँ पर 2 इंटू एन का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 जा 2 हो गया। ठीक है, सेम फॉर दिस 2n² इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 इज इक्वल्स टू 8। फिर ऐसे ही 2n², 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 18। 2 इज n², 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 2n²। तो यहाँ पर 2 इंटू 16 इंटू इज इक्वल्स टू 32। यानी ये इससे ये साफ होता है, ये जाहिर हो रहा है कि पहले ऑर्बिट में हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन तक जा सकता है। ठीक है, अब ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट किस लिए है, ये क्यों पता होना चाहिए, हम क्यों कितने रख सकते हैं? क्योंकि आगे हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। ठीक है, तो नील बोहर ने कोई भी चेंज जो किए थे वो तो मैंने आपको बता दिए। तो नील बोहर ने वही कहा कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो राउंड राउंड में घूम रहे हैं, किसके? प्रोटॉन के। तो उन्होंने बिल्कुल यानी कि प्रोटॉन मतलब इन सेंस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं, ये सारी चीजें बात थी। और ये बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन बोहर के मॉडल में भी लिमिटेशन थी। तो इसके बाद जो आता है, नील बोहर के बाद आता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पूरे अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आपको मैंने क्या बताया था कि हर एक चीज में कमियां होती हैं, इसमें लिमिटेशंस हैं, और स्टिल आज तक इसके बाद हम आज भी चीजों को ढूंढ रहे हैं। और क्वांटम मैकेनिकल के बारे में आप हायर क्लासेस, स्पेशली क्लास 11th में केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ने वाले हो। पढ़ने वाले हैं, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट कंपोनेंट्स कंट्रीब्यूट टू मास ऑफ एटम। इतना कुछ करा हमने, तो मास ऑफ एटम भी जानना जरूरी है ना, कि मास कितना है एटम। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें जानेंगे, मास ऑफ एटम, एटॉमिक नंबर, है ना। अब अभी तक तो हमने ये पता कर लिया था कि भाई दो चीजों की तो डिस्कवरी हमारे पास हो चुकी थी। किस किस की? प्रोटॉन की, जो रदरफोर्ड ने किया था। कोई अगर रदरफोर्ड पढ़ता है तो भाई जो भी सही हो। और इलेक्ट्रॉन की, जो किया था थॉमसन ने। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एक एटम के 3 सब पार्टिकल्स थे और उनमें से एक था न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करनी सबसे ज्यादा खतरनाक थी। अब सबसे ज्यादा खतरनाक यानी कि मतलब इन सेंस ऑफ खतरनाक मतलब बहुत डेंजरस नहीं, मतलब ये था कि ये न्यूट्रॉन जो है ये भाई कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल चार्ज है। तो इसको ना तो पॉजिटिव पकड़ सकता है ना नेगेटिव पकड़ सकता है, कैसे पता चलेगा? तो ये प्रॉब्लम जो सॉल्व किया था न्यूट्रॉन का, वो किया था जेम्स चैडविक ने। जे चैडविक, नाम याद रखना, जे चैडविक ने डिस्कवरी की थी इनकी। तो उन्होंने एक नया सब एटॉमिक पार्टिकल ढूंढा जिसका मास बिल्कुल प्रोटॉन के मास के बराबर ही है, और उसका उन्होंने नाम रखा न्यूट्रॉन। अब इस न्यूट्रॉन का कोई भी चार्ज नहीं होता। तो हमारे पास प्रोटॉन है जो प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है जो माइनस चार्ज है, न्यूट्रॉन है जो कोई भी चार्ज नहीं है। चार्ज के हिसाब से अब इनका नाम लिख देते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब जो प्रोटॉन है इसकी डिस्कवरी रुदरफोर्ड ने। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन ने और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने की। ठीक है, अब उसके बाद प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रखता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। ठीक है, अगर हम मास की बात करें तो इसके मास को हम अज्यूम करते हैं +1, और इसको तो नेग्लिजिबल मास होता है, मास होता है बट इतना कम होता है कि अबाउट हम 0 ले लेते हैं, तो ये नेग्लिजिबल मास होता है, और इसके मास को भी 1 करते हैं। तो चार्ज में हम इसको +1 लेते हैं और इसको चार्ज में हम -1 लेते हैं, इसमें चार्ज नहीं होता। तो ओवरऑल स्टोरी में यहीं तक की सीनरी थी। उसके बाद हमारे पास आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी एटम में कितना मास होता है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि उसमें कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन। अब ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास प्रोटॉन होते हैं टोटल 8, और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और लगभग उतने ही न्यूट्रॉन भी होते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि जितने प्रोटॉन हो उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं, कई बार मतलब हो सकता है कि अलग अलग नंबर आ जाएं। फॉर एग्जांपल सोडियम इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। सोडियम में प्रोटॉन 11 होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी 11 होते हैं, और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो बेटा 12 होते हैं। तो आप यहाँ ध्यान से एक चीज नोट करना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की नंबर तो भाई हमेशा इक्वल ही होंगे। तो इसीलिए जो एटॉमिक नंबर है हमारे किसी भी एटम का जो नंबर है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। आप कह सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितना प्रोटॉन होगा वही एटॉमिक नंबर है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट। अब ये मैंने आपको पिछली बार में ही बता दिया था कि ग्राउंड स्टेट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो प्रोटॉन को तो आप निकाल ही नहीं सकते क्योंकि वो उसके न्यूक्लियस में होता है, इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिट से निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया भाई ग्राउंड स्टेट में। तो यानी कि ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है बेटा वो 8 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर हो जाएगा वो 11 हो जाएगा। अब मास नंबर की बात करते हैं, तो ध्यान से देखो, तो मास नंबर इज इक्वल्स टू, या फिर मास ऑफ एटम जो भी कह लो, मास नंबर इज इक्वल्स टू, मास नंबर का जो फॉर्मूला आता है वो आता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से। ठीक है, ये अगले स्लाइड में मैं बताता हूं एक्चुअल में। अब यहां पर ध्यान से देखो, अब यहां पर हमारे पास ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के पास प्रोटॉन भी है 8, न्यूट्रॉन है 8। तो एक्चुअली में जो एटॉमिक मास है वो हो जाएगा हमारे पास 8 + 8 = 16। ठीक है, जो सोडियम लिया था, जो सोडियम लिया था उसमें हमारे पास प्रोटॉन कितने थे, उसमें हमारे पास प्रोटॉन थे 11 और न्यूट्रॉन थे 12। तो उसका जो एटॉमिक मास होगा, उसका जो एटॉमिक मास होगा वो हो जाएगा 11 + 12 = 23 यूनिफाइड मास। तो इस तरीके से आप किसी का भी निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं, एक और सब एक ही में कर लेंगे, नाइट्रोजन का ले लेते हैं। नाइट्रोजन जो होता है वो उसके पास प्रोटॉन होता है 7, इलेक्ट्रॉन भी 7 ही होगा, फिर न्यूट्रॉन भी होता है 7। तो सबसे पहला एटॉमिक नंबर हमें चाहिए, तो भाई एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कितने प्रोटॉन्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही। तो अब ध्यान से देखोगे 7 प्रोटॉन है, तो एटॉमिक नंबर हो गया नाइट्रोजन का 7। और एटॉमिक मास अगर हमें निकालना हो इसका, तो एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास सॉरी सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो हमारे पास 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन है, तो ये हो गया 14 यूनिफाइड मास। अब ये इलेक्ट्रॉन का क्या काम होता है, इलेक्ट्रॉन उसको बस स्टेबलाइज करती है, स्टेबलाइज करती है, चार्ज में ध्यान से देखो प्लस माइनस 0 कर देती है, और भी चीजें होंगी जो हम बाद में पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है मैंने आपको बताया, तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो कैसे करेंगे, जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का जो सिंबल होता है वो एन होता है, एन होता है सिंबल, और यहां पर लिखा होता है इस
इसमें जहां मैं x लिख रहा हूँ और y लिख रहा हूँ, ये किस लिए होता है ध्यान से समझना। ये जो है ये तो आपका सिंबल ऑफ एलिमेंट है, ये n जो लिखा है ये मैंने क्या लिखा है, सिंबल ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। और x जो लिखा है ये मैंने एटॉमिक नंबर लिखना होता है यहाँ पर आपको, और यहाँ पर जो y है यहाँ पर आपको लिखना होता है मास नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैं तीनों का बताऊंगा, जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना था, कितना प्रोटॉन है भाई, 8 प्रोटॉन है तो 8, और इसका मास नंबर कितना है 16, तो ये हो गया 16, ठीक है। अपने पास सोडियम है, सोडियम का Na होता है, कैसे सिंबल्स आते हैं वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ, बने रहो बस। सोडियम में हमारे पास एटॉमिक नंबर है 11 और उसके यहाँ है 23, और इसी तरीके से नाइट्रोजन जो है उसका हमारे पास, इसका ये है 7 और ये है 14। होपफुली इतनी समझ तो आ ही गई होगी। तो अगले स्लाइड में हम जानेंगे कि ये सिंबल्स कैसे आए, जो मैं NO Na लगा रहा हूँ, सोडियम Na कैसे है, सब कुछ पता चले। तो सबसे पहले जो सिंबल्स यूज किए थे वो किए थे, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने सबसे पहले इस कीचड़ में पाव रखा था, जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन को लगा था कि हमें भाई सिंबल्स की जरूरत है, तभी जाकर हम समझ पाएंगे। तो जॉन डाल्टन ने हर एक एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए और केमिस्ट्री की स्टडी को इजी करने के लिए 1803 में उन्होंने पिक्टोरियल सिंबल्स इस्तेमाल किए थे। पिक्टोरियल सिंबल्स, ठीक है। पिक्टोरियल सिंबल्स यानी कि ऐसे सिंबल्स जो पिक्चर्स से पता चलते हैं कि वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए आप एनसीईआरटी का फिगर 8.9 पे गो थ्रू कर सकते हो, और इस पे सबसे पहला है ये, ब्लैक से दिखा दो, ब्लैक से बना हुआ है बुक में, ऐसे बिल्कुल परफेक्ट गोल, और ये बीच में अगर ऐसा डॉट है तो वो हाइड्रोजन है, ठीक है। और उसके बाद अगर ऐसा है और ये कुछ प्लस है बीच में बना हुआ तो वो सल्फर है, ठीक है। फिर सॉरी सल्फर, हाँ सल्फर है। फिर अगर ऐसा गोल सा है और एस लिखा है तो सिल्वर है, ये जॉन डाल्टन के है जो 1803 में दिया, ठीक है। उसके बाद ऐसा है और उस पर बिल्कुल ब्लैक भरा हुआ है, तो मैं ब्लैक भरने की कोशिश करता हूँ, ये ग्रे है, ठीक है। तो ये जो है सिंबलाइज करता है कार्बन को, कार्बन को सिंबलाइज करता है। ये है अगर आई अंदर लिखा है तो वो आयोडीन को सिंबलाइज करता है। गोल्ड को सिंबल करने के लिए जी लगा दो, चारों तरफ से ऐसे कुछ मोहर टाइप की जो है ना डिजाइन बना हुआ है, तो ये गोल्ड के रिप्रेजेंटेशन के लिए था। ये खाली बॉक्स अगर है तो वो ऑक्सीजन के लिए था। अगर बॉक्स मतलब सर्कल के अंदर सी लिखा है तो वो कॉपर है। और फिर अगर सल्फर के अंदर, सॉरी सल्फर के अंदर क्या, सर्कल के अंदर पी लिखा है तो वो प्लेटिना है। वैसे ही अगर ये किसी कार का लोगो है, पता नहीं किसका, बट अगर ऐसा बनाया तो वो फॉस्फोरस है। तो मतलब उन्होंने हर चीज के लिए सिंबल बनाए थे। ये लेड है और ये मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी। तो ये उस टाइम पे सिंबल्स की जरूरत पड़ी तो उन्होंने बनाया था, ठीक है। आज हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, जिनका नामकरण करने की जिम्मेदारी, 118 एलिमेंट्स हैं जिनका नामकरण करने की जिम्मेदारी हमारे आईयूपीएसी को है, ठीक है, आईयूपीएसी को है। लेकिन 1869 तक सिर्फ 69 एलिमेंट्स के बारे में हम जानते थे जो नेचुरली अर्थ से मिलते हैं। आज हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और कुछ उनमें से हमने आर्टिफिशियली बनाया है। और भी चीजें ढूंढी जा रही है, और भी चीजें ढूंढी जा रही हैं, जाएंगी। तो आईयूपीएसी इसकी जिम्मेदारी लेता है कि नाम कैसे रखे। आईयूपीएसी कौन है भाई, लिख लो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये जो संस्था है इसकी सारी जिम्मेदारी है केमिस्ट्री के एटम्स वगैरह का नाम रखना, मतलब केमिस्ट्री के एलिमेंट्स वगैरह का नाम रखना, केमिस्ट्री की पूरी जिम्मेदारी इनकी है। तो किस तरीके से नाम को हम सेलेक्ट करते हैं या किस तरीके से हम सिंबल यूज करते हैं, जैसे मॉडर्न डे में हाइड्रोजन के लिए H, सल्फर के लिए S, सिल्वर के लिए Ag, कार्बन के लिए C, आयोडीन के लिए I, गोल्ड के लिए Au,
ऑक्सीजन के लिए O, कॉपर के लिए Cu, प्लेटिनम के लिए P और मरकरी के लिए Hg, लेड के लिए Pb और फास्फोरस के लिए P। कैसे यूज करते हैं उसका जवाब मिलेगा हमें इसके अगले सेक्शन में। तो आज इसमें सिंबल्स पे ही आगे कंटिन्यूएशन पे अगर हम बात करें तो जैसे कि बहुत सारे, पहला रूल जो इसका है, many symbols are first letter or first two letters of the name of element। मैं एक दो एग्जांपल दूंगा इसके। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन धरा है कोने, सबसे पहला मेंबर है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को जो सबसे पहला सिंबल है हम यूज करते हैं H, या अगला ही मेंबर है उसका हीलियम जिसका हम He यूज करते हैं। वैसे ही एग्जांपल है ऑक्सीजन जिसका हम O यूज करते हैं, ठीक है। या एक और ले लो एल्यूमिनियम जिसके लिए हम यूज करते हैं A। तो ये बात तो यहाँ पर हो गई कि हम ये करें। बट आप ध्यान से देखो रूल नंबर 2 क्या कहता है। रूल नंबर 2 कहता है कि फर्स्ट जो लेटर होगा वो अप अपर केस होगा, अपर केस सेंस ऑफ कैपिटल लेटर होगा, ठीक है। देन जो सेकंड है फॉलोइंग जो है उसमें वो लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर यूज कर सकते हैं। आप कहोगे कहाँ सर, ध्यान से देखो, ये जो मैंने हीलियम लिखा है तो इस पे H को मैंने कैपिटल लिखा है और E को मैंने स्मॉल लिखा है। ये जो मैंने एल्यूमिनियम लिखा है A को कैपिटल लिखा है, L को स्मॉल लिखा है। तो ये रूल है, अगर आपको कभी भी हीलियम लिखना हो तो आप अगर ये लिखते हैं HE तो ये बिल्कुल गलत होगा। HE के लिए आपको पहला वाला ही कैपिटल लिख सकते हो, दूसरा वाला आपको स्मॉल लिखना ही पड़ेगा। एल्यूमिनियम के लिए आप A एल लिखोगे लेकिन कैपिटल नहीं लिखोगे, आपके लिए यही वाला चलेगा। इसका सेकंड रूल है। फिर मैंने कहा सबके लिए एग्जांपल दूंगा, तो यहाँ पर आता है कोबाल्ट। तो आपको कुछ कुछ और पता चल जाएंगे। इसका CO होता है, नॉट CO, समझे, कोबाल्ट। इसी तरीके से ध्यान रखें, पहला वाला हमेशा कैपिटल। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है उसको समझते हैं। जो सिंबल्स है कुछ एलिमेंट्स के, जैसे कि आप समझोगे कि पहले मैं एग्जांपल दे देता हूँ इसका, क्लोरीन। अब मेरे कहे के मुताबिक या तो CH होना चाहिए था ये, या तो CH होना चाहिए था, या C होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं C जो है वो कार्बन का है, तो C तो हो नहीं सकता, और CH इसका है नहीं, ठीक है। CH इसका है नहीं, तो क्या है इसका, इसका है Cl। यहीं से रूल 3 आता है। रूल 3 कहता है कि हो सकता है कि इसका पहला लेटर तो हो, जैसे कि इसमें पहला लेटर तो है, C तो है ही पहला लेटर, लेकिन जो सेकंड लेटर है वो कोई दूसरा पार्ट होगा। तो मैं क्लोरीन के लिए L ले रहा हूं, जो ये रहा, L ले रहा हूं जो कि ये रहा। थर्ड रूल यहाँ लिखना पड़ेगा, सिंबल्स ऑफ some element are formed by first letter and any other letter, ठीक है। 3 रूल समझ में आ गया यहाँ पर, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये वाला, ठीक है। फिर एक और रूल नंबर 4 हमारे सामने कहता है कि कुछ सिंबल्स के नेम लैटिन या फिर ग्रीक लैंग्वेज में भी हो सकते हैं। अब मैंने आपको इसके लिए सबसे अच्छा ग्रीक और जर्मन भी हो सकते हैं, ठीक है, जर्मन भी हो सकते हैं। कहोगे सर कैसे, सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे पास आयरन। आयरन का क्या सिंबल होता है, Fe। क्या होता है Fe से, आयरन का तो Fe नहीं होता, क्योंकि इसका होता है फेरम। फेरम एक्चुअली में जो फेरम वर्ड है उसमें से हमने Fe यूज किया है, यहाँ ध्यान से देखो। या फिर मरकरी का ले लो आप, मरकरी का 2 स्लाइड पीछे ध्यान से मैंने लिखा था Hg। क्यों लिखा था Hg, क्योंकि इसका नाम है हाइड्रागाइरस, हाइड्रागाइरस। तो यहाँ का H और यहाँ का Y, जो थर्ड रूल लिखवाया
कि पहला तो यूज होगा होगा और बीच का कोई सा भी हो सकता है। या फिर हम जो अपने बल्ब्स में यूज करते थे पहले फिलामेंट, टंगस्टन, टंगस्टन को रिप्रेजेंट टी से नहीं करते, डब्ल्यू से करते हैं, क्योंकि इससे होता है वॉल्फ्रेम, वॉल्फ्रेम, सॉरी वॉल्फ नहीं, वॉल्फ्रेम, अरे WOLF, वॉल्फ्रेम, ये वाला। तो होपफुली इसमें आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे करते हैं। तो इस स्लाइड में हम कुछ एलिमेंट्स और उनके सिंबल्स को समझेंगे। तो जो पहला एलिमेंट होगा वो होगा एल्यूमिनियम, और आपको गेस करना है, ठीक है। एल्यूमिनियम का होता है Al, एल्यूमिनियम, ये तो सिंपल ही लिखा हुआ है। फिर है कॉपर, कॉपर का एक्चुअली में जो होता है वो होता है क्यूप्रम, तो हम Cu लिखते हैं, इसीलिए Cu। फिर हमारे पास नाइट्रोजन का आता है, नाइट्रोजन का सिंबल तो मैंने कई बार पीछे यूज किया, जिसमें आता है N। फोर्थ हमारे पास है आर्गन, आर्गन एक गैस होता है, आर्गन, आर्गन का होता है Ar। उसी के बाद फिफ्थ आता है फ्लोरीन, फ्लोरीन का जो होता है वो होता है F। इसी तरीके से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो होता है वो होता है O7। फिर आता है बेरियम, बेरियम का होता है B, वो तो बोरोन का होता है, सॉरी, Ba। उसी तरीके से फिर गोल्ड होता है, उसका होता है Au, क्योंकि इसका नाम होता है ऑरम। फिर पोटेशियम, कुछ स्पेशल इन नाम लिखवाऊंगा मैं सीधा। पोटेशियम का होता है के, क्योंकि इसका जो नाम होता है वो होता है कैलियम, ठीक है। फिर मैं लिखवाऊंगा सिल्वर का, सिल्वर का जो नाम होता है वो होता है अर्जेंटम, तो इसीलिए हम उसको लिखते हैं Ag, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास आयरन होता है, वो जैसे मैंने वहां लिखवा है, आयरन का हम लिखते हैं Fe, क्योंकि इसका नाम क्या होता है, फेरम होता है। फिर हम सोडियम को लिखते हैं Ne, मैंने वहां बताया था कि मैं बताऊंगा, क्योंकि उसका नाम जो होता है वो होता है नेट्रियम। ऐसे लेड का नाम होता है प्लबम, इसी तरीके से हम उसको पी भी लिखते हैं। तो ये थोड़ा सा अजीब सा था, ताकि आप समझ सके, ठीक है। तो इतनी चीजें बता दी गई हैं आपको कि आप ओजी हो, इस केमिस्ट्री के ओजी हो चुके हो इस चैप्टर में। लेकिन अभी भी चैप्टर का अंत रह गया है, और अगले ही आधे घंटे में ये पूरा चैप्टर खत्म, और आप सुपर ओजी। तो इस स्टेज में जब मैं पानी पी रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, सबस करना है। भले ही रिकॉर्डिंग के 1 hour 22 minutes हो चुके हो, बट नाउ इट्स एक्चुअली में डे 3 जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 14 अगस्त से इट्स 17 अगस्त, बट स्टिल रिकॉर्डिंग। तो इस स्लाइड में हम जो समझेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग एनर्जी लेवल में। तो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको मैंने 2-3 स्लाइड पहले बताया था कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2n² का। तो 2n² इसका फॉर्मूला होता है, जिसमें हमें पता चल जाएगा कि किस में कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था K L M N, के की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 2, एन की इसकी 3 और इसकी 4, ये एन की वैल्यू है, तो 1 रखोगे तो 2 आएगा, 2 रखोगे तो 8 आएगा, 3 रखोगे तो 18 आएगा, और 4 रखोगे तो 32 रहेगा। दैट मीन्स कि फर्स्ट ऑर्बिट में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले एनर्जी लेवल में, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32। इन टोटल ऐसे हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो है, अब उसके अलावा द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटरमोस्ट शेल इज 8, ठीक है। बाहर वाले में हम, ये हमारा लॉ ऑफ ऑक्टेट है कि हम चाहते हैं, चल नहीं रहा तमीज से, लॉ ऑफ ऑक्टेट है, हम चाहते हैं कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में मल्टीपल ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन हो। थोड़ा खराब चल रहा है, मल्टीपल ऑफ 8 का इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो यही होता है कि मतलब हम 8 भरने की कोशिश करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स का जो फिलअप होगा वो ऐसे होगा कि पहले के को भरेंगे,
फिर L को, फिर M को, फिर N को। तो ये सीक्वेंस रहने वाला है KLMN। तो अब जो हम एक्चुअली में भरेंगे उससे ही पता चलेगा क्या मतलब है कि भरने का। तो इस स्लाइड में हम इलेक्ट्रॉन्स को भरने वाले हैं कि कैसे भरेंगे। सबसे पहले हमारे पास है हाइड्रोजन, जिसके बारे में हमें पता है कि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले मैं रेड से न्यूक्लियस बना रहा हूँ, जो इसका न्यूक्लियस होगा, और इसके ऑर्बिट में एक ऑर्बिट बनाऊंगा। ठीक है, ये पहला स्टेशनरी है इसका, और उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक एटॉमिक मास, यानी कि एक ही प्रोटॉन होगा और एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, बस के में एक भर दिया। तो इसकी अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, तो मैं आपकी सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाऊंगा। देखो, हमारे में के में कितना है, एक इलेक्ट्रॉन, तो K1 इट्स हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरे पे है हीलियम। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर ये है, यानी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें इतने ही होंगे। तो हीलियम को अगर मैं ड्रॉ करूंगा, इसका ये और ये, क्योंकि सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इजीली यहाँ पर, एक ये रहा इलेक्ट्रॉन और एक ये रहा पहले ऑर्बिट में, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी कैसी होगी कि 2। तीसरा जो है हमारे पास हाइड्रोजन हीलियम फिर लिथियम है। मैं सिंबल भी लिख देता हूँ कि आप लोग इतनी बार सुने कि याद हो जाए, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, वैलेंसी क्या होती है, वो सारी चीजें आगे आएंगी, बट हम साथ साथ ही इसको लिखते हुए चल रहे हैं। अगर आपको कहे कि इसका भाई आप सिमेट्रिक एटॉमिक स्ट्रक्चर बना दो, तो आप ये बना सकते हो। लिथियम का जो ऑर्बिट होता है वो ये है, पहला, दूसरा, थोड़ा कॉपी करना मुश्किल है। तो पहले में हमारे दो इलेक्ट्रॉन और इसमें एक, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी, के में 2, एल में 1। के ही एक ऐसा वो है, शेल है, या फिर एनर्जी लेवल है, जिसमें हम दो इलेक्ट्रॉन भरते हैं, बाद बाकी सब में 8 से ज्यादा भरते हैं, 8 या 8 से ज्यादा भरते हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे 2D स्ट्रक्चर। फोर्थ में बेरिलियम आता है, और थोड़ा गंदा से लिखा है, बेरिलियम बी। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, पहले लिख देता हूँ K2 L2, यानी अब मैं किसी एक ही कलर से बना देता हूँ। ये पहला वाला, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, और बाहर वाला जो दूसरा है उसमें भी दो इलेक्ट्रॉन, इसीलिए K2L2, के में दो इलेक्ट्रॉन, एल में दो इलेक्ट्रॉन। फिफ्थ हमारे पास है बोरोन, जो है बी से डिनोट करते हैं इसका, K2L3। कैसे बनेगा, हाँ जी, ये न्यूक्लियस, ये एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन हो गए, और तीन इलेक्ट्रॉन बाहर वाले में, कहीं भी दे दो अभी तो ये हमारा बोरोन हो गया। फिर सिक्स पे आता है कार्बन, 6K2L4। बट पता है, अब जैसे कार्बन का है, आप 11 में जाओगे तो सीखोगे 1s2, 2s2, 2p2। ये आपको हायर क्लासेस में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवाए जाते हैं। तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, छह इलेक्ट्रॉन ये, ठीक है। सातवां अपने पास है नाइट्रोजन, मैं सारे ही बनाने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों को समझ में आ चुका है ये वाला पार्ट, तो यू कैन स्किप दिस पार्ट। K2L5, अगर हम इसको 11th वाले में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 1s2, 2p2, 2p3। ठीक है, ये लिखते हैं। अब वो क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, इसके लिए आपको बहुत सारे रूल सीखने पड़ेंगे, और ये रूल्स हम बाद में सीखेंगे। दो इलेक्ट्रॉन्स अंदर में, K2L5,
एक, दो, तीन, चार, पांच। इतनी मेहनत, रात के 2:17 हो रहे हैं, 17 अगस्त के। एट्थ में है अपने पास ऑक्सीजन। यस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो क्या होगा। K2, एल में तो हम 8 भर सकते हैं, तो L6। ये हो गया अपना 2 इलेक्ट्रॉन, और ये अपना 6 इलेक्ट्रॉन। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6 इलेक्ट्रॉन। और ये अपना नाइन्थ, फ्लोरीन। ओ, ऑक्सीजन का सिंबल नहीं लिखा, ओ। ठीक है, फ्लोरीन। तो अटक रहा है शायद, मैंने बहुत दिन से ऐसा ओपनली छोड़ दिया था, इसकी वजह से थोड़ा सा पेन खराब चल रहा है इसका। तो ठीक है, स्टिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन K2, और L अपने पास 7 है, नाइन्थ में आएगा ना। तो ये इसका न्यूक्लियस, ये दो इलेक्ट्रॉन है ना, इसको काउंट मत करना। और बाहर वाले में 7 होना चाहिए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, 7। तो ये हमने पूरे 9 के बनाए हैं, अभी और 9 के बनाने हैं, तब आगे बढ़ेंगे। स्लाइड नंबर 20 आ चुका है, और हमें अब बनाना है यहाँ नियॉन का, 10वें नंबर पे नियॉन का। तो इसका कलर चेंज करके रेड कर देते हैं, थोड़ा कलरफुल सा दिखना चाहिए आपके नोट्स। तो मैं आपको यही नोट्स प्रोवाइड करूंगा जो मैं खुद लिख रहा हूँ। ठीक है, इस पे दो, के वाले में इस पे 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसका क्या लिखेंगे, K2, L8। ठीक है, 8 की मैक्सिमम 8 भर सकते हैं, जो कि हमने नियॉन में भर दिया है। तो नियॉन में भरने के बाद हम क्या बनाएंगे 11th पे, सोडियम। 11वें नंबर पे है, तो K2 होगा, L8 होगा, 8 से ज्यादा तो भर नहीं सकते। M पे एक आ जाएगा, कैसे देखो। ये हो गया अंदर वाला, उसके बाहर वाला, और ये सबसे बाहर वाला। तो इस पे दो इलेक्ट्रॉन, इस पे 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस पर एक। ये हो गया केरला। ठीक है, 12वां है अपने पास मैग्नीशियम। तो इसमें हमने मैग्नीशियम बनाना है। मैग्नीशियम का जो हो जाता है वो होता है K2, L8 और M2। ठीक है, तो मैग्नीशियम कैसे बनता है, ये हो गया एक, दो, ये हो गया तीन। कैसे, दो तो अंदर वाले में K2, L8, दो, तीन, चार, पाँच, छ, 7, 8, और दो कहीं भी दे दो आर्बिट्री। ये लो, ये बन गया आपका। चलो थोड़ा इसमें और कलर चेंज करते हैं, ब्लैक पे जाते हैं। 13th, अरे ब्लैक से बनाएंगे अब। 13 बनाएंगे अब हम एल्यूमिनियम का। ठीक है, एल्यूमिनियम K2, L8, M3। तो आप लोग तो स्ट्रक्चर बनाना आप सीख चुके हैं, हम दो इस पे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, 7, 8, एक, दो, तीन। ठीक है, 14th अपने पास 14th आता है सिलिकन। सिलिकन K2, L8, M क्या होगा, 4। बहुत सारे बना लिए हमने। ये इसका न्यूक्लियस, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, 7, 8, 9, ओ सॉरी 10, 11, 12, 13, 14। अरे यार,
ये थोड़ा सा मैंने गलत बनाया ना, ये इसको येलो से मैं ओवरकम कर रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वो मैंने गलती से अंदर वाले ऑर्बिट में बना दिया था। फिर ऐसे ही अपने पास 15वां है, जो कि है फॉस्फोरस। ओ, सिंबल्स नहीं लिखे, नियोन का नहीं, सोडियम का Na, क्योंकि मैंने रीजंस बता दिए हैं सबके। मैग्नीशियम का Mg और एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, वैसे ही फॉस्फोरस का P, फॉस्फोरस P। अब इसका होता है K2L8M5, तब जाके ये 15 पे है। क्या करना है अपने, एक, अब मैं थक गया इसको बना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बन गया। ऐसे करके आपको पूरे 18 बनाने हैं। मैं 18 बनाते बनाते तो रो दूंगा। तो इसके बाद जस्ट बाद एक टेबल है जिसको हमें समझना पड़ेगा। तो टेबल हम खुद बनाएंगे, जो कि होगा कुछ ऐसे, नेम ऑफ एलिमेंट लिखेंगे, ठीक है, ओके जी। सिंबल क्या होता है वो लिखेंगे उसका, ठीक है जी। एटॉमिक नंबर क्या है वो लिखेंगे जी, ठीक है। और क्योंकि एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ही होता है, वो लिख दिया, ठीक है। उसके अलावा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिख लेंगे, न्यूट्रॉन्स लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स तो सेम होता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। चलो, तो पहला पहला हम कलर यूज करेंगे इसके लिए, रेड। हाइड्रोजन, ठीक है, सिंबल H, एटॉमिक नंबर 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं होता उसमें, न्यूट्रॉन नहीं होता। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है K में 1, जैसे पीछे बनाया था। हीलियम, ठीक है, He, सिंबल एटॉमिक नंबर 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उसमें 2 ही होते हैं, तो के अपने पास आ गया 2। इसका मास हम 1 ले लेंगे क्योंकि सिर्फ यहाँ पर प्रोटॉन है। ऐसे इसके पास दोनों हैं तो इसका मास हो जाएगा 4 यूनिफाइड मास। लिथियम, Li, इस पे ये 3, और ये अपने पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इस पे होते हैं पूरे 4, तो इसको हम लिखेंगे K2L1, और इसका मास हो जाएगा 7 यूनिफाइड। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बैरिलियम। बैरिलियम की स्पेलिंग में मुझे दिक्कत होती है, डबल एल आता है, ओके, लिख लेना। BE 5वें, चौथे नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे आता है, लेकिन इसमें वो होता है 5, K2L2, इसका मास होता है 9 यूनिफाइड। ऐसे करके आपको पूरे टेबल को लेना है। मैं आपको इसमें प्रेफरेंस दे रहा हूँ, टेबल 8.4 एनसीईआरटी, टेबल 8.4 एनसीईआरटी खुद से करके देखो, समझा दिया है आपको पूरा का पूरा, ठीक है बेटा। अगले स्लाइड में हम समझेंगे कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम, वैलेंसी, और कुछ एवरेज एटॉमिक मास, आइसोबार और आइसोटॉप। दैट्स ऑल, चैप्टर खत्म। बस आपको और 15 मिनट लगेंगे चैप्टर खत्म होने, आखिरी 15 मिनट और ये पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है। और अब इसका टॉपिक है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। और सोचिए कि ये 15 तारीख से फाइनली अब तो बस होने ही वाला है। टॉपिक का नाम लिखिए बेटा, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, यानी कि सिंपल भाषा में कहे तो वैलेंसी, ठीक है, वैलेंसी करने वाले। अब ये वीडियो आज 20 अगस्त को आ रही है, नेक्स्ट वीडियो आएगी 25 अगस्त को, जिसमें सेल होगा, यानी कि हर 5th डे में क्लास 9 की, साइंस की और मैथ्स की रैंडमली वीडियो आएगी, ताकि हम जल्दी जल्दी इस बार कवर कर सके, है ना। सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब हमने लॉ ऑफ ऑक्टेट में क्या सीखा, लॉ ऑफ ऑक्टेट कहता था
कि हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट होने चाहिए। अरे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए पहले वाले को, एक्सेप्ट के को छोड़ के, क्योंकि के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हम डाल सकते हैं। अब द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और क्लोरीन इन विच वन एटम ऑफ एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड। ठीक है, ध्यान से देखो, इस पूरी इंग्लिश की लाइन जो मैंने बोली है उसमें क्या है कि हाइड्रोजन में बाहर 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, मैं बाहर वाला इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ। क्लोरीन के अंदर 2 8 रहता है, लेकिन बाहर वाले में 7 रहता है, 3 4 5 6 और ये 7। अभी इतने क्या बोला कि 8 रहना चाहिए, इनको इसको डेफिशिएट है, इसको डेफिशिएट है भाई कि 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है और इस पे 1 इलेक्ट्रॉन सरप्लस है। अब ये हाइड्रोजन का वो ऐसा नेचर होता है, ये कभी कभी बिहेव लाइक द मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करता है। एनोमोलस प्रॉपर्टी है भाई की हाइड्रोजन की। ठीक है, मेटल हमेशा आगे रहता है और हमेशा नॉन मेटल पीछे रहता है, ध्यान से देखो। तो ये क्या करेगा, इसका सरप्लस है यानी कि एक्स्ट्रा है इस पे, तो ये हाइड्रोजन इसको दे देगा, तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दे देगा और क्लोरीन का पूरा ऑर्बिट हो जाएगा, तो यहाँ पर बन जाता है पूरा HCl बन जाता है। समझ रहे हो ना इस बात को कि HCl कैसे बनता है। तो ये जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसी को हम वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, अब ये तो आप कैसे समझोगे कि किसकी कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी है। जैसे रेंडम में कोई ऑक्सीजन उठा रहा हूं, ठीक है, ऑक्सीजन K2 L6 L6। अब मुझे ध्यान से देखो, L को पूरा करने के लिए क्या चाहिए, या तो मैं 6 हटा दूंगा या मैं 2 जोड़ दूंगा। ये दोनों में से कर सकता हूँ कि मेरा जो आउटर मोस्ट है वो कंप्लीट हो जाए, या फिर लॉ ऑफ ऑक्टेट को पूरा कर दूंगा, 8 कर दूंगा, है ना, ये कर दूंगा। अब ज्यादा एनर्जी मुझे 6 हटाने में या 2 मिलाने में लगेगा, 6 हटाने में ज्यादा एनर्जी लगेगा, तो सबसे आसानी तरीके से समझ लो कि 2 इसकी वैलेंसी है और +2 नहीं -2। मेटल्स में जो है इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं हम, ठीक है, वैलेंसी देखने के लिए कितना है, तो इसमें प्लस में होता है। नॉन मेटल्स में वो साले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, the outermost shell containing electrons of an atom known as its valence electrons या valence shell, the electrons present in it are known as valence electron। जैसे इस पे 7 था, तो ये बाहर वाला जो है वो वैलेंस शेल है और इस पे जितने इलेक्ट्रॉन थे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, और इसको पूरा 8 करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो चाहिए था उसको वैलेंसी कहा जाता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी कहा जाता है। आप किसी को भी कंबाइनिंग कैपेसिटी निकाल सकते हैं, किसी भी। जैसे अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम में ध्यान से देखो, K2L8 L8M1, हाँ जी, 2 केस बनते हैं, एक हटाइए या 7 जोड़िए, क्या आसान है, एक हटाना, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे हम यहाँ से। ठीक है ना, बहुत आसानी से ये बात समझ में आ गई। वैलेंसी से हम फिर किसी का केमिकल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, लेकिन केमिकल फॉर्मूला अगले चैप्टर में है, तो अगले चैप्टर में ही लिखना सीखेंगे, है ना। बस आपको वैलेंसी ये कीप इन योर माइंड अबाउट वैलेंसी, क्योंकि हम सीखेंगे जब हम किसी भी एक कंपाउंड का नाम लिखना, तो ये हमारे पास बहुत जरूरी होगा कंबाइनिंग कैपेसिटी, जिससे हम पता कर सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखूंगा कहीं पर H2O, क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसका अभी मैं थोड़ा सा एक ग्लिम्स दे देता हूँ। हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है 1 है, ऑक्सीजन की -2 है, तो क्रॉसिंग करवाते हैं हम, तो H के साथ 2 और ऑक्सीजन आ जाएगा, है ना। तो ये सब वैलेंसी पता होना चाहिए, केमिस्ट्री के बेसिक केमिस्ट्री के बारे में ये आपको पता ही होना चाहिए। तो चलिए, ये तो हो गया, वैलेंसी समझ नहीं आएगा तो इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा, लेकिन ऐसे थोड़े ना डालूंगा, मतलब 2-3 मिनट की वीडियो डाल दूंगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसके लिए कमेंट करना पड़ेगा कि भाई जो टॉपिक समझ नहीं आया ना, स्पेसिफिक अगर कोई भी टॉपिक होगा मैं ऐसी भी डाल दूंगा कि आपको 2 घंटे में कितना चैप्टर समझ में आएगा, क्योंकि कहीं कहीं पे मैं बहुत पेस में हो जाता हूँ, कहीं मैं बहुत स्लो हो जाता हूँ, कोई पार्ट मुझसे भी मिस हो जाता है, मुझसे भी गलत हो सकता है। तो आप मुझे डाल दीजिएगा, जो भी रहेगा मैं आपको एक नया वीडियो डाल दूंगा, मेंशन करके डालूंगा भाई। ठीक है, अब लगभग खत्म होने के कगार पे हैं हम। इस स्लाइड में हम करेंगे आइसोटॉप्स के बारे में, क्या होते हैं आइसोटॉप्स। ठीक है, आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। अब डाल्टन ने क्या कहा था, एक डाल्टन का ड्रॉबैक यहाँ पर पकड़ा जाएगा। डाल्टन ने कहा था कि जितने भी एटम्स होते हैं, किसके,
ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट, ठीक है, आइडेंटिकल एलिमेंट, उनका क्या कहा था भाई ने कि भाई मास जो होता है सेम होता है, ठीक है, ये यहाँ कहा था। उस टाइम तक तो बिल्कुल सही था, लेकिन हो सकता है कि एक ही एलिमेंट हो और उसी एलिमेंट के एटम्स का अलग अलग मास हो, अलग अलग मास हो। ये एक ड्रॉबैक था डाल्टन का, ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन, ठीक है। जैसे जैसे आया, अब मैं ये कैसे कह रहा हूं, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक एक भी होता है, हाइड्रोजन एक दो भी होता है, हाइड्रोजन एक तीन भी होता है, ठीक है। हाइड्रोजन एक जिसको हम कहते हैं प्रोटियम, प्रोटियम, यहां पर हाइड्रोजन ही है लेकिन इसका मास नंबर ध्यान से देखो एक है, ठीक है। ये है ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम, इसका मास नंबर 2 है। और ये है ट्राइटियम और इसका मास नंबर 3 है। जब आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे हो कि ये सेम ही चीज है और सेम चीज के ही एटम्स है, फिर भी इनका जो मास नंबर है वो अलग है, तो ये क्या हुआ यहाँ पर कि जो यहाँ पर डाल्टन ने कहा था कि आइडेंटिकल एलिमेंट के सेम मास होंगे, वो तो यहाँ गलत साबित हो रहा है जी, बिल्कुल ही गलत साबित हो रहा है। तो ऐसी चीजों को, अगर एक ही एटम के अगर डिफरेंट मासेस हो, अगर एक ही एटम के डिफरेंट मासेस हो, तो उनको कहा जाता है आइसोटॉप्स, ठीक है। तो आइसोटॉप्स की डेफिनेशन लिखो बाबू। किस कलर से लिखवाऊं, ब्लैक से लिखवाते हैं। एलिमेंट्स या फिर एटम्स हैव सेम नंबर ऑफ, सेम एटॉमिक नंबर बट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास, ठीक है। अलग अलग मास है ना, वही डिफरेंट एटॉमिक मास। अब ये होता इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और इसके अंदर एक ही प्रोटॉन होता है। इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। अब इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होता है तो एक प्रोटॉन होता है, ये एक प्रोटॉन है, ये भी एक प्रोटॉन है और ये भी एक प्रोटॉन है, लेकिन इसमें दो न्यूट्रॉन होते हैं। इसमें एक न्यूट्रॉन आ जाता है, इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। इस तरीके से होता है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, जैसे एटॉमिक मास कैसे निकाल सकते हो, कितना प्रोटॉन है प्लस कितना न्यूट्रॉन है। केस वन में ध्यान से देखोगे तो प्रोटॉन कितना है एक, न्यूट्रॉन कितना है जीरो, तो जीरो आ गया भाई। इसमें देखो कितना प्रोटॉन है एक, न्यूट्रॉन कितना है एक, दो आ गया। इसमें एक प्लस दो तीन हो गया। तो ये आपको दिमाग में रखना है। क्या सिर्फ ऐसा इसके साथ है, नहीं जी, ऐसा इसके साथ नहीं है। कार्बन भी एक और है जिसके साथ ऐसा है, C12 12 बनाता है, C12 13 बनाता है और C12 ओ सॉरी C6 12 बनाता है, C6 13 बनाता है, C6 14 बनाता है। ये कार्बन के आइसोटॉप्स हैं भाई, ये कार्बन के आइसोटॉप्स हैं। ऐसे ही क्लोरीन है, क्रोमियम है, बहुत सारे अलग अलग है और अलग अलग जगह पर इनका इस्तेमाल होता है। लेकिन अब ध्यान से जब देखोगे आपको तो पता चल रहा है कि जी यहाँ पर तो अलग अलग मास है, लेकिन इसके लिए एक अलग स्लाइड पे भी चल लेते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, क्लोरीन में भी ऐसा आइसोटॉप होता है। क्या मतलब, देखो ध्यान से आप समझोगे तो क्लोरीन के दो आइसोटॉप हैं, क्लोरीन 1735 और क्लोरीन 1737। यानी कि एक क्लोरीन जिसका मास है 35 यूनिफाइड और एक क्लोरीन एटम जिसका मास है 37 यूनिफाइड। लेकिन अगर कभी हमें एटॉमिक मास निकालना पड़े या फिर हमें फॉर्मूला मास निकालना पड़े, तो हम क्या लेंगे, 35 लेंगे या 37 लेंगे, या देखना पड़ेगा कौन सा आइसोटॉप यूज हुआ है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम इसके लिए जो निकालते हैं उसको कहा जाता है एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। अब उसका जो फॉर्मूला होता है वो है कि भाई, मतलब सीनियर क्लासेस में तो अलग फॉर्मूला होता है, यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझना है। जो दोनों का मास है उसको प्लस करो, डिवाइड कर दो 2 से, कितना मास है जी
60 और 12 72, 72 डिवाइडेड बाई 2, 36 यूनिफाइड। ठीक है, लेकिन ये तो एक्चुअली में सही रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि क्लोरीन का जो हम मास लेते हैं वो 35.5 यूनिफाइड लेते हैं। लेकिन ये क्या हुआ, इसीलिए हमें अब क्या करना पड़ेगा, अब्यूडेंसी पे चेक करना पड़ेगा भाई, अब्यूडेंस पे चेक करना पड़ेगा। अब्यूडेंस यानी कि धरती पे कितना है। तो आपको मैं बता दूं कि धरती पे ये वाला जो है 35 वाला, ये 75% है, और ये वाला जो है ये 25% है। तो इसमें अब हम निकालेंगे एवरेज एटॉमिक मास, जिसको कहा जाता है वेटेड एवरेज एटॉमिक मास, वेटेड एवरेज एटॉमिक मास। अब ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा 75% ऑफ 35 प्लस 25% ऑफ 27 निकालना है अपने को, 37 निकालना है। यानी कि 75% को लिख सकते हैं 75 टाइम्स अपॉन 100 टाइम्स 35 प्लस 25 अपॉन 100 टाइम्स 37। अब क्या करेंगे, इसको काट दो 3, इसको काट दो 4, ये हो गया 105/4, ये एक, ये 4, ये हो गया 37/4। इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 142/4। तो इनको काटते हैं तो ये हो गया 71/2, और ये हो गया 35.5। अरे यही तो चाहिए था, आ गया ना। तो एक्चुअली में हमें अगर आइसोटॉप दे रखा हो तो वेटेड एवरेज एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा, तो आपको बिल्कुल प्रिसाइज वैल्यू मिलेगा। एवरेज एटॉमिक मास से भी वैल्यू मिल जाएगा, काम चल सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा दूर होगा। और इन चीजों में ग्राम मिलीग्राम का बहुत बड़ा फर्क होता है, बहुत ही ज्यादा फर्क होता है, इस चीज का ध्यान रखना। और वन ऑफ द लास्ट टॉपिक पे हम पहुंच चुके हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये 2 घंटे भी होने वाले कि सारे ही टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं हमारे। जो टॉपिक्स क्लियर ना हो उसके लिए क्या करना है कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, आपको वीडियो मिल जाएगी इन 5 दिनों से पहले की, वो 5 दिन से पहले ही मिल जाएगी। और सेल चैप्टर के लिए अगर आप तैयार है तो सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख दो सेल सेल सेल। लेकिन अब ये जो आइजोटॉप से अगर हम आइजोबार पे आए, अब क्या होता है आइजोबार, आइसो का मतलब सिमिलर, और बार का मतलब यहाँ पर मास की, सॉरी, जो है एटॉमिक नंबर के लिए दे रखा है। तो डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम लिखना चाहे, व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम मास, से इसमें सेम मास होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। कहोगे सर ये क्या बात है, ये क्या चीज है। हाँ जी, आइसोबार में होता है कि अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं जिनका सेम मास होता है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। अब ऐसी कौन सी चीज आ गई है, चलो मैं बता दूं। जैसे अपने कहा क्लोरीन, ये अपन अगर कैल्शियम, कैल्शियम 40 होता है मेरे हिसाब से, है ना। क्या लगता है आपको कितना होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कितना होता है। 40 होता है। और इसका कितना होता है, इसका 35.5 है क्लोरीन का। हाँ क्लोरीन का एक तो 40 जाता है। ठीक है, तो ये वाला ना लेके हम कोई दूसरा एग्जांपल ले सकते, क्लोरीन का इतना है ना। चलो, फिलहाल कैल्शियम तो एक है कि कैल्शियम भाई 20वें नंबर पे आता है, और 40 इसका एटॉमिक मास होता है। ठीक है, लेकिन एक और होता है पोटेशियम, पोटेशियम जो 19वें नंबर पे आता है, उसका भी 40 एटॉमिक मास होता है। और आर्गन जो कि 18वें नंबर पे आता है, उसका भी 40 एटॉमिक मास होता है। तो ध्यान से आप समझोगे कि भाई जो यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट्स यूज हुए हैं, जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, आर्गन, उल्टा लिखा 18 19 20, लेकिन आप यहाँ पर क्या गौर कर रहे हो कि आर्गन का जो है वो 18 है, 19 है, 20 है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है बट मास सेम का सेम है। ये आइसोबार होते हैं। और इसी के साथ चैप्टर की क्लोजिंग है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू बी एजुकेशन। अब बी एजुकेशन हम नए इनिशिएटिव्स कर रहे हैं, और अपनी जो पेरेंट कंपनी है सुप्रीम एजुकेशन, वो बहुत ही कमाल कर रही है। तो मैं चाहता हूं कि सब्सक्राइब करो, और इसी वीडियो में 1K सब्सक्राइबर तक पहुंचा दो, और अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि आपका नाम आ सके। और कमेंट करके, आपके पहले कमेंट पे मैं पिन करूंगा
वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और मिड टर्म में रॉक करना है। सेल आने वाला है भाई 25 तारीख को, 20 तारीख तो खत्म हो गया, 25 के सेल के लिए तैयार हो जाओ। पूरा वीडियो 1 घंटे या 2 घंटे में अगर पूरा चैप्टर समझ जाए तो उससे बेटर क्या हो सकता है। चलो बच्चों, चीकू भैया मिलेंगे अब अगली बार, मिलते हैं 25 को, तब तक के लिए अलविदा।